इस ऑडियो सीरीज में हम लेक्सिकॉन एथिक्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एग्जाम्पल्स और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझेंगे। चलिए एथिक्स की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हमारे सामने है लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स का पहला यूनिट, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। हमारा मिशन सिर्फ इस यूनिट को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बड़े सवाल की तह तक जाना है। एक लोक सेवक के लिए या कहूं किसी भी इंसान के लिए सिर्फ नियमों का पालन करना काफी क्यों नहीं है। चीजों को सही तरीके से करने और सही चीज करने में जो फर्क है, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी फर्क है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द एथिक्स या नीति शास्त्र हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, सबसे आसान भाषा में ये सही और गलत का एक सिस्टमैटिक अध्ययन है। मतलब एक ढांचा है। एक ढांचा। हाँ, ये वो मानक हैं जो कोई समाज अपने ऊपर लागू करता है, और यहीं पर ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी छिपी है। अच्छा। नीति शास्त्र सिर्फ हमारी व्यक्तिगत भावनाओं या गट फीलिंग के बारे में नहीं है। ये एक सामाजिक ढांचा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ह्यूमन एक्शंस पर लागू होता है। एक मिनट, ह्यूमन एक्शंस और एक्शंस ऑफ ह्यूमन, ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या गहरा फर्क है? ये फर्क ही नैतिकता की पूरी बुनियाद है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर आप नींद में चलते हुए किसी से टकरा जाएं, तो वो एक एक्शन ऑफ अ ह्यूमन है। मतलब एक अनैच्छिक क्रिया। हाँ, जिस पर आपका सचेत नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर आप गुस्से में आकर जानबूझकर किसी को धक्का देते हैं, तो वो एक ह्यूमन एक्शन है। एक सोचा समझा काम। एग्जैक्टली। और नैतिकता का सवाल सिर्फ वही से शुरू होता है जहां जिम्मेदारी शुरू होती है। नीति शास्त्र सिर्फ उन्हीं कामों से वास्ता रखता है जिनके लिए हम जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं। समझ गया। मतलब नैतिकता का लेना देना हमारे इरादों और विकल्पों से। लेकिन अक्सर लोग एथिक्स को कई दूसरी चीजों से मिला देते हैं, जैसे मोरालिटी यानी नैतिकता। हाँ, ये बहुत होता है। आम बोलचाल में तो हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्या ये अंतर असल में मायने रखता है? हाँ, और खासकर पब्लिक सर्विस में ये बहुत मायने रखता है। देखिए, मोरालिटी या नैतिकता आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं का सेट हो सकता है, आपका अपना कंपस। हो सकता है आपकी व्यक्तिगत नैतिकता कहे कि एक खास सरकारी नीति गलत है, लेकिन आपके पेशेवर नीति शास्त्र यानी प्रोफेशनल एथिक्स की मांग हो सकती है कि आप उसे लागू करें। तो यहीं पर असली नैतिक दुविधा और रियल एथिकल डायलेमा पैदा होता है। बिल्कुल। एथिक्स में हमेशा दूसरा शामिल होता है। समाज, आपका पेशा, आपके नागरिक। ये अकेले नहीं निभाया जा सकता। और ये सिर्फ कानून का पालन करने से भी बढ़कर है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कानून तो समाज का सबसे निचला मानक तय करता है, वो नहीं जो आदर्श है। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छी कानून व्यवस्था कई नैतिक मानकों को शामिल करती है, लेकिन कानून हमेशा नैतिक रूप से सही हो ये जरूरी नहीं। इमैनुअल कांट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सजा के डर से किसी का हक नहीं मारता, लेकिन उसके मन में बेईमानी का इरादा है, तो वो नैतिक रूप से दोषी है। वाह, मतलब नैतिकता कानून के शब्द से ज्यादा आपकी नीयत को परखती है। सही। एक और बहुत बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि नैतिकता सिर्फ सांस्कृतिक रिवाजों को मानना भी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अमेरिका में दास प्रथा और भारत में जाति व्यवस्था को उदाहरण लिया गया। ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई समाज जिसे सदियों तक पूरी तरह से नॉर्मल मानता हो, वो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत हो सकता है। यही नैतिकता का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। जब रोम में हो तो रोमनों जैसा करो वाली कहावत एक सुविधाजनक बहाना हो सकती है, लेकिन ये एक मजबूत नैतिक पैमाना नहीं है। तो फिर पैमाना क्या है? हम नैतिक बने ही क्यों? ये हमें उस सवाल पर लाता है। इसका जवाब समम बोनम के विचार में छिपा है। समम बोनम ये क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है परम अच्छा या द हाईएस्ट गुड। ओके। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पौधे के लिए सूरज की रोशनी होती है। जैसे पौधा हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी चीज की तरफ जाने की एक गहरी इच्छा होती है। नैतिकता हमें उस रास्ते को समझने में मदद करती है। तो ये हमारे नैतिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की तरह है। बिल्कुल, ये हमें और समाज को बेहतर बनाने का जरिया है। ठीक है, तो हमने ये साफ कर दिया कि नैतिकता सिर्फ भावनाएं, धर्म, कानून या संस्कृति नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी चीज है। लेकिन ये इतना बड़ा विषय है, इसे समझने की शुरुआत कहाँ से करें? क्या इसे तोड़ने का कोई फ्रेमवर्क है? हाँ, बिल्कुल है।
एथिक्स को समझने के लिए इसे 4 मुख्य शाखाओं या लेंसेज में बांटा जा सकता है। 4 शाखाएं। हाँ, ये 4 नजरिए हमें किसी भी नैतिक मुद्दे को अलग-अलग एंगल से देखने में मदद करते हैं। ये हैं डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मेटा और अप्लाइड एथिक्स। चलिए इन्हें एक-एक करके समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से शुरू करते हैं। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स या वर्णनात्मक नीतिशास्त्र एक तरह से नैतिकता का समाजशास्त्री है। समाजशास्त्री। हाँ, इसका काम सिर्फ ये बताना है कि लोग या समाज नैतिकता के बारे में क्या मानते हैं। ये कोई फैसला नहीं सुनाता कि क्या सही है या क्या गलत, ये बस वर्णन करता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट के सामने एक दुविधा है। एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की इजाजत दें जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन एक छोटे आदिवासी समुदाय को उनकी जमीन से हटना पड़ेगा। ये तो एक क्लासिक डिलेमा है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बस ये स्टडी करेगा कि आदिवासी समुदाय अपनी जमीन को पवित्र मानता है और कॉरपोरेशन मुनाफे को अपनी जिम्मेदारी समझता है। बस। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या है बताता है, क्या होना चाहिए नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए वाली बात कौन सी शाखा करती है? वो काम है नॉर्मेटिव एथिक्स का, यानी मानकीय नीतिशास्त्र का। ये नैतिकता का दिल है। दिल। हाँ। ये सवाल पूछता है, उस सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए? अच्छा। क्या उसे सबसे ज्यादा लोगों के सबसे ज्यादा फायदे के बारे में सोचना चाहिए, या क्या कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं, जैसे कमजोर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, जिन्हें किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता? तो द गोल्डन रूल, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, ये इसी में आएगा। बिल्कुल। ये नॉर्मेटिव एथिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव देखता है, नॉर्मेटिव निर्देश देता है। तो फिर मेटा एथिक्स क्या है? ये नाम तो बहुत एकेडमिक लगता है पर है नहीं। क्या एक आम इंसान या एक प्रशासक के लिए इसका कोई व्यावहारिक मतलब है? ये सवाल बहुत अच्छा है। पहली नजर में ये एकेडमिक ही लगता है, लेकिन ये पूरी इमारत की नींव है। नींव। हाँ। मेटा एथिक्स नैतिकता के कॉन्सेप्ट्स के मूल और अर्थ का अध्ययन करता है। ये बड़े सवाल पूछता है। जब हम कहते हैं कि न्याय होना चाहिए, तो न्याय शब्द का असल में मतलब क्या है? ओह। अगर उस फैक्ट्री वाले केस में कॉरपोरेशन के लिए न्याय का मतलब है आर्थिक विकास और आदिवासी समुदाय के लिए न्याय का मतलब है अपनी संस्कृति की रक्षा, तो वो कभी किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि वे न्याय की अपनी अपनी परिभाषाओं को ना समझें। मेटा एथिक्स हमें अपनी इन्हीं बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने में मदद करता है। और चौथी शाखा अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स यानी व्यावहारिक नीतिशास्त्र वो जगह है जहां ये सारे सिद्धांत असल दुनिया की समस्याओं से टकराते हैं। हमारा फैक्ट्री वाला उदाहरण? हाँ, वो अप्लाइड एथिक्स का एक टेक्स्ट बुक केस है। गर्भपात, पशु अधिकार, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, ये सब अप्लाइड एथिक्स के डोमेन में आते हैं। तो ये चारों शाखाएं मिलकर हमें एक पूरा टूल किट देती हैं। क्या है, क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है और इसे कैसे लागू करें। सही। ये फ्रेमवर्क तो सच में बहुत मददगार है। अब इसे लोक प्रशासन के और करीब लाते हैं। एथिक्स, वैल्यूज और मॉरल्स, इन तीनों में क्या संबंध है? ये तीनों मिलकर एक प्रशासक का नैतिक ढांचा तैयार करते हैं। इन्हें ऐसे समझें। वैल्यूज यानी मूल्य, वो चीजें हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे ईमानदारी, समानता या न्याय। ये हमारे इंजन की तरह हैं। ओके, इंजन। मॉरल्स यानी नैतिकता, हमारा व्यक्तिगत चरित्र है। सही और गलत की हमारी अपनी समझ, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है। और एथिक्स? और एथिक्स यानी नीति शास्त्र, वो ट्रैफिक रूल्स हैं जो पूरे समाज या पेशे पर लागू होते हैं। एक अच्छा प्रशासक इन तीनों को संतुलन में रखकर चलता है। तो लोक प्रशासन में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं जो एक सिविल सर्वेंट को रास्ता दिखाते हैं? इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं जो किसी भी प्रशासक के लिए गाइड पोस्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि? एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी और जवाबदेही। इसका मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों के नैतिक नतीजों की जिम्मेदारी लेना और जनता के प्रति जवाबदेह होना है। पारदर्शिता का भी जिक्र है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब है कि फैसले बंद दरवाजों के पीछे न लिए जाएं, ताकि जो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं वे उनके पीछे के तर्क को समझ सकें। कंपैशन यानी करुणा का भी जिक्र है। ये थोड़ा नरम सिद्धांत लगता है। क्या प्रशासन जैसी कठोर व्यवस्था में करुणा की जगह है? बहुत ज्यादा। करुणा का मतलब नियमों को तोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है नियमों के दायरे में रहते हुए समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखना।
ये सुनिश्चित करना कि नीतियां सिर्फ कागज पर न रहें। और शायद सबसे जरूरी है इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा। हाँ, ये सिर्फ रिश्वत न लेने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक रूपता हो। ब्रिटेन की नोलन समिति के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ का भी जिक्र है। उसमें एक सिद्धांत है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता। हाँ, क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं कि ये व्यवहार में कैसा दिखता है? जरूर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि फैसले सबूतों और योग्यता के आधार पर लिए जाएं, न कि व्यक्तिगत भावनाओं या पक्षपात के आधार पर। जैसे मान लीजिए एक सरकारी ठेका देना है। एक ठेकेदार आपका दोस्त है और दूसरा अनजान है लेकिन ज्यादा योग्य है। वस्तुनिष्ठता की मांग है कि आप ठेका योग्य व्यक्ति को दें, दोस्ती को बीच में लाए बिना। हाँ, जब ये सिद्धांत नहीं होता तब भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इसी तरह सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता का सिद्धांत कहता है कि आप पद पर जनता के हित के लिए हैं, अपने नहीं। ये सारे सिद्धांत बहुत ऊंचे आदर्श हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? इनकी नींव क्या है? बिल्कुल, ये सिद्धांत हवा में नहीं टिक सकते। यहीं पर शायद ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों की बात आती है। हाँ, इनकी जड़ें कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों में होती हैं, जैसे सत्य, प्रेम, देखभाल, शांति, जिम्मेदारी और न्याय। ये वो मूल्य हैं जो हर संस्कृति और समाज में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं मूल्यों को हम महान नेताओं, प्रशासकों और समाज सुधारकों के जीवन में काम करते हुए देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला। सही। और अगर हम प्रशासकों की बात करें तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि ई श्रीधरन ने सत्यनिष्ठा दिखाई। तो इसे एक छोटे से किस्से से समझते हैं। जब दिल्ली मेट्रो के निर्माण के दौरान एक पुल का हिस्सा ढह गया तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफे की पेशकश कर दी, भले ही वो सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। हाँ, ये है इंटेग्रिटी इन एक्शन। ये सिर्फ भ्रष्टाचार से बचना नहीं है, ये अपने काम और अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी लेना है। ये उदाहरण वाकई इन मूल्यों को जिंदा कर देते हैं। तो ये मूल्य हमारे अंदर आते कहाँ से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं या सीखते हैं? ये प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर, दोनों का मिश्रण है। कुछ मूल्य शायद हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, लेकिन उन्हें आकार देने का काम 3 मुख्य संस्थाएं करती हैं। परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान। बिल्कुल। परिवार हमारी पहली पाठशाला है, समाज हमें बताता है कि किस व्यवहार को अच्छा माना जाता है, और शिक्षण संस्थानों का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। तो आज की इस चर्चा में हमने एक बुनियादी सवाल से शुरुआत की और नीति शास्त्र की पूरी दुनिया की सैर की। हमने उसकी परिभाषा, उसकी शाखाओं, सार्वजनिक जीवन में उसके सिद्धांतों और उन मानवीय मूल्यों को समझा जो इन सब की नींव है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक प्रशासक जो चीजों को सही तरीके से करता है और एक नेता जो सही चीज करता है के बीच का अंतर। हाँ, एक प्रशासक मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं का कुशलता से उपयोग करके काम पूरा करता है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक नेता सही काम करने के लिए नीतियां और विजन बनाता है, भले ही उसके लिए मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देनी पड़े। ये सवाल सिर्फ सिविल सेवकों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। बिल्कुल। जब हम अपनी जिंदगी में किसी दुविधा का सामना करते हैं तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने पर होता है, या हम एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछते हैं कि क्या हम वो कर रहे हैं जो मौलिक रूप से सही है? इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए आज हम मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड की दुनिया में एक गहरी छानबीन करेंगे। पर हम सिर्फ किताबी परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे। हाँ। आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे। हमारी राय, हमारे एटीट्यूड्स क्या सच में हमारे अपने हैं या वे किसी अदृश्य धागे से बंधे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं? और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है, क्योंकि एक अफसर का एटीट्यूड सिर्फ उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च और केस स्टडीज हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाती हैं। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि हमारी नैतिक सोच, हमारा मॉरल कॉम्पस आखिर बनता कैसे है, और जब हालात मुश्किल होते हैं तो यही एटीट्यूड हमारे फैसलों को कैसे रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान सवाल से। किसी चीज के लिए हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है, जैसे मुझे कोई खास फिल्म पसंद नहीं है? क्या ये एक एटीट्यूड है? ये उसका एक हिस्सा है, पर पूरी कहानी नहीं। असल में एटीट्यूड के 3 हिस्से होते हैं।
आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं। रिसर्च में इसे CAB मॉडल कहते हैं। CAB, ठीक है, इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। C है कॉग्निटिव, जिसका सीधा सा मतलब है सोच विचार से जुड़ा हिस्सा। ये आपके दिमाग की बात है, आपके विश्वास। जैसे हमारे स्रोत में एक उदाहरण है, एक कर्मचारी सोचता है मेरा बॉस भ्रष्ट है और कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ एक सोच है, एक बिलीफ। अच्छा, तो ये दिमाग वाला हिस्सा हो गया। फिर ए क्या है? ए है अफेक्टिव, यानी भावात्मक या इमोशनल हिस्सा। ये आपकी फीलिंग से जुड़ा है। उसी उदाहरण को लें तो अब कर्मचारी के मन में भावना आती है, मुझे इस इंसान के लिए काम करने से नफरत है। यहाँ गुस्सा, घृणा या बेचैनी की फीलिंग है। समझ गया। पहले सोचा, फिर महसूस किया। तो क्या बी बिहेवियर यानी बर्ताव? बिल्कुल, बी है बिहेवियरल कंपोनेंट। जब आपकी सोच और आपकी भावना एक साथ मिल जाती हैं तो वे आपको एक खास तरह का व्यवहार करने के लिए तैयार करती हैं। जैसे मैं ये नौकरी छोड़ने जा रहा हूं, ये एक्शन लेने की तैयारी है। सोच, भावना और व्यवहार, ये तीनों मिलकर एक पूरा एटीट्यूड बनाते हैं। यहाँ हमारी रिसर्च एक और दिलचस्प फर्क बताती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स के बीच। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स वे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो आप सोच समझकर जो जवाब देंगे वो आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन ये इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या भला है? इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स ज्यादा पेचीदा हैं। ये हमारे अचेतन मन में होते हैं, अनजाने में। ये हमारी पुरानी यादों, बचपन के अनुभवों से बनते हैं, जिन्हें शायद हम भूल भी चुके हों। ये हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं होते, बस अपने आप बाहर आ जाते हैं। ये तो थोड़ी डरावनी बात है। मतलब मेरे दिमाग में भी ऐसे छुपे हुए पूर्वाग्रह हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे खुद ही ना पता हो और जो मेरे फैसलों पर असर डाल रहे हो। बिल्कुल हो सकते हैं। स्टडी यही कहती है कि हमारे समाज और परवरिश से जो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कल्चरल बायसेस हमारे अंदर अनजाने में बैठ जाते हैं, वे हमारी इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स का हिस्सा बन जाते हैं। कोई व्यक्ति सचेत रूप से समानता में विश्वास कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि अचेतन रूप से उसके अंदर किसी समुदाय को लेकर कोई पूर्वाग्रह हो जो उसके व्यवहार में झलके। ठीक है, तो एटीट्यूड कैसे बनता है ये समझ आ गया, पर जब बात सही गलत की आती है तब हमारा मॉरल कंपस कैसे सेट होता है? क्या नैतिक मनोवृत्ति या मॉरल एटीट्यूड जैसी कोई चीज होती है? यकीनन होती है। मॉरल एटीट्यूड सही और गलत, अच्छे और बुरे के बारे में हमारे पक्के विश्वास और भावनाएं हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि नैतिक मूल्य जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, ये किसी भी दूसरी चीज से ऊपर है। इसमें सुकरात और प्लेटो के उस मशहूर विचार का भी जिक्र है कि अन्याय करना अन्याय सहने से भी बदतर है। ये एक बहुत शक्तिशाली मॉरल एटीट्यूड का उदाहरण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत काम नहीं करूंगा। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हमारे लिए नैतिक रूप से सही होना कितना जरूरी है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा स्वभाव यानी हमारी पर्सनालिटी ये तय कर सकती है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। अजीब जरूर लगता है, लेकिन रिसर्च के अनुसार हमारे व्यक्तित्व और राजनीतिक झुकाव में एक संबंध है। 5 मुख्य पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की गई है जो इस पर असर डाल सकते हैं, जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी नए विचारों और अनुभवों के लिए खुलापन। जो लोग इसमें हाई स्कोर करते हैं वे अक्सर ज्यादा उदारवादी या प्रगतिशील विचारों की तरफ झुकते हैं। और जो लोग ज्यादा परंपरावादी होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस का गुण ज्यादा पाया जा सकता है, यानी नियमों का पालन करना, योजनाबद्ध तरीके से काम करना। ऐसे लोग व्यवस्था और परंपरा को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। इसी तरह एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमारी राजनीतिक सोच को दिशा दे सकती हैं। ये तो थ्योरी की बात हुई, पर जब एक पुलिस ऑफिसर को एक भ्रष्ट नेता और डरे हुए लोगों के बीच फैसला लेना हो, तब उसका एटीट्यूड असल में कैसे काम करता है? हमारे पास ठीक इसी से जुड़ी एक केस स्टडी है। हाँ, ये केस स्टडी मुंबई के एक उपनगर की है। एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर एक्स के सामने एक बड़ी समस्या है। एक स्थानीय गुंडा दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दुकानदार इतने डरे हुए हैं कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। तो पुलिस के पास ना कोई शिकायत है, ना कोई सबूत। और मामले को और भी उलझाने के लिए उस गुंडे को सत्ताधारी पार्टी के एक बड़ी नेता का हाथ मिला हुआ है। अब मिस्टर एक्स फंस गए हैं।
बिना सबूत के एक्शन लें तो उनका करियर दांव पर लग जाएगा, और अगर शिकायत का इंतजार करें तो लोगों का शोषण होता रहेगा। एक क्लासिक नैतिक दुविधा। इस केस स्टडी में जो एक्शन प्लान सुझाया गया है वो बहुत व्यवहारिक है। पहला कदम, सादे कपड़ों में पुलिस वालों को तैनात करके पहले खुद तथ्यों की जांच करना, क्योंकि बिना सबूत के कार्रवाई करना भी तो गैर कानूनी होगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरा कदम सबसे जरूरी है, दुकानदारों के एसोसिएशन के साथ मीटिंग करना। एक एक दुकानदार से अलग अलग बात करने के बजाय एसोसिएशन से बात करने पर उन्हें सामूहिक सुरक्षा का एहसास होता है। यहाँ पुलिस का काम विश्वास बनाना है। तो सिर्फ बल प्रयोग ही समाधान नहीं है? नहीं, असली समाधान मनोवृत्ति को बदलना है। पुलिस को दुकानदारों को ये विश्वास दिलाना होगा कि वे उनकी सुरक्षा के लिए हैं। इसके बाद अपने सीनियर्स को राजनीतिक दबाव के बारे में बताना और सबूत इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेना जैसे कदम भी शामिल हैं। यहाँ एक बात साफ है, असली चुनौती उस गुंडे को पकड़ना नहीं, बल्कि लोगों के मन से डर की मनोवृत्ति को निकालकर भरोसे की मनोवृत्ति पैदा करना है। एकदम सही। डर के एटीट्यूड को भरोसे के एटीट्यूड में बदलना ही असली पुलिसिंग है। वो एक पेशेवर दुविधा थी, लेकिन तब क्या होता है जब एक सामाजिक दुविधा सामने आती है जहां कानून सदियों पुरानी परंपराओं से टकराता है? हमारे पास एक और भी ज्यादा जटिल केस स्टडी है। ये केस स्टडी हरियाणा के एक गांव की है। गांव के एक लड़के और लड़की ने, जो अलग अलग जातियों से हैं, भागकर शादी कर ली है और अब वापस गांव लौट आए हैं। और उस गांव में ऑनर किलिंग का इतिहास रहा है, मतलब उस जोड़े की जान को सीधा खतरा है। अब पंचायत प्रमुख के सामने दोहरी चुनौती है। हाँ, एक तरफ कानून और संविधान है जो उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, दूसरी तरफ गांव का सामाजिक ताना बाना और परंपराएं हैं जिनका सम्मान करने का उन पर दबाव है। अगर वो जोड़े की मदद करते हैं तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो सकता है, उनकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो इस स्थिति में एक पंचायत प्रमुख को क्या करना चाहिए? हमारे स्रोत कुछ ठोस कदम सुझाते हैं। सबसे पहले, पंचायत के दूसरे सदस्यों और गांव के समझदार बुजुर्गों से बात करके उन्हें भरोसे में लेना। और दूसरा कदम, जो सबसे अहम है, ग्राम सभा बुलाने से पहले जिला कलेक्टर को खबर करना और पुलिस सुरक्षा का इंतजाम पक्का करना। ये दिखाता है कि पहली प्राथमिकता उस जोड़े की जान बचाना है, पंचायत की राजनीति नहीं। इसमें एक बहुत बुरा सवाल छिपा है। जोड़े को ये कहकर गांव से बाहर भेज देना समाधान क्यों नहीं है? ये सबसे आसान रास्ता लगता है। क्योंकि ये समस्या को टालना है, उसे सुलझाना नहीं। अगर वे चले भी गए तो जातिगत तनाव की जो मूल समस्या है वो तो वहीं की वहीं रहे। कल को कोई और जोड़ा ऐसा करेगा तो फिर वही खतरा पैदा होगा। स्रोत एक बहुत मजबूत बात कहता है, सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर निजी फैसलों पर प्रतिबंध लगाना संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। पंचायत प्रमुख का कर्तव्य कानून का राज कायम करना है, अवैध सामाजिक परंपराओं का नहीं। ये दोनों के स्टडीज साफ तौर पर दिखाती हैं कि लोक प्रशासन में एक अधिकारी का एटीट्यूड कितना ज्यादा मायने रखता है, और ये हमें उस बड़ी तस्वीर पर लाता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं, प्रशासन और जनता के बीच एटीट्यूड का फर्क। बिल्कुल उल्टे हैं। अगर आप जनता से पूछें तो उनके लिए नौकरशाही का मतलब है नियमों में जकड़ी हुई, धीमी, भ्रष्ट और बेपरवाह व्यवस्था। लोगों को लगता है कि बिना सही पहचान, राजनीतिक जुगाड़ या स्पीड मनी यानी रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। और अगर आप नौकरशाहों से पूछें तो उनकी अपनी शिकायतें हैं। उन्हें लगता है कि जनता को अपने अधिकारों का पता नहीं, वे नियमों का पालन नहीं करना चाहते और अक्सर नेताओं के जरिए गलत दबाव डलवाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग सहयोग नहीं करते। यह एक तरह का डेडलॉक है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और दोनों का एक दूसरे के प्रति नजरिया यानी एटीट्यूड नकारात्मक है। तो इस खाई को कैसे भरा जाए? विश्वास और तालमेल बनाकर प्रशासन को जनता की जरूरतों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होना होगा। इस सिलसिले में होटा समिति की एक बहुत जरूरी सिफारिश का जिक्र है। क्या सिफारिश थी वो? समिति ने कहा कि सिर्फ कंप्यूटर और नई तकनीक लाने से प्रशासन लोगों का भला नहीं कर सकता, जब तक कि बड़े सिविल सेवकों का एटीट्यूड सक्रिय, प्रोएक्टिव न हो। उन्हें सिर्फ दफ्तरों में बैठकर फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि आम लोगों तक पहुंचना होगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा समय बिताना होगा, फील्ड विजिट, निरीक्षण और दूर दराज के गांवों में रातें गुजारनी होंगी। मतलब ये सिर्फ सिस्टम बदलने की बात नहीं है, बल्कि मानसिकता बदलने की बात है, सहानुभूति और सेवा की मनोवृत्ति विकसित करने की।
बिल्कुल, ये मानसिकता का बदलाव है जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो आज हमने अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से की थी कि हमारा नजरिया या एटीट्यूड बनता कैसे है, और सीएबी मॉडल से होते हुए हम ये समझ पाए कि ये हमारी नैतिक और राजनीतिक जिंदगी को कैसे आकार देता है। और केस स्टडीज ने इस पूरी थियोरी को जमीनी हकीकत से जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि नैतिक कार्रवाई का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अक्सर दूसरों की और कभी-कभी अपनी खुद की मनोवृत्तियों को बदलने की कोशिश करना है। चाहे वो डीसीपी हों जो दुकानदारों में विश्वास जगा रहे हैं, या वो पंचायत प्रमुख जो पूरे गांव को कानून का सम्मान करना सिखा रहे हैं। आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि एटीट्यूड सिर्फ एक निजी एहसास नहीं है, ये एक शक्तिशाली ताकत है जो हमारे व्यवहार, हमारे समाज और एक अच्छे शासन की नींव तय करती है। इस चर्चा के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है। हमारे स्रोत में परसुएशन यानी अपनी बात मनवाने की कोशिशों का सामना करने के तरीकों का जिक्र है। उनमें से एक तकनीक है एटीट्यूड इनॉक्यूलेशन। एटीट्यूड का टीका, ये तो दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको पहले से ही कुछ कमजोर तर्कों से अवगत करा दिया जाए, तो बाद में जब कोई मजबूत या भ्रामक तर्क आपके सामने आएगा तो आप उसका बेहतर सामना कर पाएंगे। आपकी मानसिक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है, आज की दुनिया में जहां विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ तक हर तरफ से हमारी सोच बदलने की लगातार कोशिश हो रही है, हम अपनी नैतिक मनोवृत्तियों को इन बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए एटीट्यूड इनॉक्यूलेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वो कौन से छोटे छोटे तर्क वितर्क के टीके हैं जो हम खुद को लगा सकते हैं ताकि हम अपने मूल नैतिक मूल्यों पर मजबूती से टिके रहें? इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए चलिए इस पर और गहराई से पड़ताल करते हैं। जब भी हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक मोटी सी रूल बुक, नियम कानून और सरकारी प्रक्रियाओं की छवि बनती है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ज्यादा गहरा सवाल उठाते हैं कि उस रूल बुक के पन्नों के बीच में क्या है। हाँ बिल्कुल, वो कौन सी बुनियादी मान्यताएं या कह सकते हैं मूल्य हैं जो एक सिविल सर्वेंट के हर फैसले को, हर एक्शन को गाइड करते हैं। और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि कोई भी कानून या नियम हर मुमकिन स्थिति के लिए नहीं बनाया जा सकता। जिंदगी हमेशा रूल बुक से ज्यादा जटिल होती है। सही बात है। जैसा कि एक विचारक ओटो किर्चेमर ने कहा भी है कि ऊपर से कोई भी निगरानी उन लोगों के मन पर एक स्वचालित नियंत्रण के रूप में प्रभावी नहीं हो सकती जिनके पास ईमानदारी के साथ साथ दक्षता के मानक बनाने की शक्ति है। असल में ये व्यक्तिगत मूल्य यानी इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और पब्लिक सर्विस के प्रति समर्पण ही वो आंतरिक कंपास है। आंतरिक कंपास, हाँ, जो किसी अधिकारी को तब रास्ता दिखाते हैं जब रूल बुक खामोश हो जाती है। आंतरिक कंपास, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, सिविल सेवा के इस आंतरिक कंपास को समझना। हमारे स्रोत हमें कुछ मुख्य वैल्यूज के बारे में बताते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सहानुभूति। और फिर दो बहुत ही जबरदस्त केस स्टडीज भी हैं। हाँ, और वो दिखाती हैं कि जब ये आदर्श मूल्य असल दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे से टकराते हैं तो नतीजा क्या होता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्यनिष्ठा की, इंटेग्रिटी। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ घूस न लेना या भ्रष्टाचार से दूर रहना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कई ज्यादा गहरा है। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोतों में तो इसके लिए मतलब काफी साफ दिशा निर्देश हैं, जैसे कि अपने पद का इस्तेमाल कभी भी अपने लिए या अपने परिवार, दोस्तों के फायदे के लिए ना करना। बिल्कुल, या ऐसी किसी भी स्थिति से बचना जहां आप किसी के प्रति एक तरह से एहसानमंद महसूस करें। और इसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिसे बौद्धिक सत्यनिष्ठा या इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कहा गया है। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी? हाँ, इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक रूपता हो। आप जिन सिद्धांतों की वकालत करते हैं उन पर खुद भी अमल करें। और इसका ठीक उल्टा हुआ बौद्धिक पाखंड। एग्जैक्टली, इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी। बौद्धिक पाखंड, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब एक सिविल सेवक के काम में ये कैसा दिख सकता है? सोचिए, एक सीनियर अधिकारी है जो अपने जूनियरों को हमेशा समय पर आने और पूरी लगन से काम करने का लेक्चर देता है, लेकिन खुद अक्सर देर से आता है। हाँ, या अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता। या मान लीजिए कोई अधिकारी पब्लिक में तो पारदर्शिता और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करता है,
लेकिन अपने विभाग से जुड़ी जरूरी जानकारी को जानबूझकर छिपाता है। ये बौद्धिक पाखंड है। समझ गए। यहीं पर सरदार पटेल का वो मशहूर कथन याद आता है। उन्होंने एक ऐसी सर्विस की कल्पना की थी जो कुशल हो, अनुशासित हो और संतुष्ट हो, और जिसे अपनी बात कहने की आजादी और सुरक्षा की भावना हो। अच्छा, ऐसा माहौल ही असल में बौद्धिक सत्यनिष्ठा को पनपने देता है। मतलब ये सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सिद्धांतों का भ्रष्टाचार है, और सत्यनिष्ठा के साथ ही मजबूती से जुड़ा है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और गैर पक्षपात, नॉन पार्टिसनशिप। हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि फैसले सिर्फ मेरिट के आधार पर लिए जाने चाहिए, बिना किसी की जाति, धर्म, लिंग या राजनीतिक झुकाव देखे। बिल्कुल। और गैर पक्षपात का खास मतलब है राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सिविल सेवा आचार संहिता में तो साफ साफ लिखा है कि कोई भी अधिकारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता या किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारें बदलती रहें, लेकिन प्रशासन की मशीनरी वो बिना किसी पक्षपात के चलती रहे, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। बिल्कुल। जनता का प्रशासकों पर भरोसा बनता है, और जो भी मंत्री सत्ता में हों वे भी ये विश्वास कर सकते हैं कि उनके आदेशों का पालन ईमानदारी से होगा, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो। ये सुनने में तो एक आदर्श स्थिति लगती है, पर आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय रख रहा है और हर चीज राजनीतिक हो गई है, क्या एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से तटस्थ रहना मुमकिन है? उसे भी तो किसी पार्टी की नीतियां बेहतर लग सकती हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, तटस्थता का ये मतलब नहीं है कि एक अधिकारी की अपनी कोई निजी राय नहीं हो सकती। वो भी एक नागरिक है। सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसकी निजी राय उसके पेशेवर फैसलों पर हावी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और यहीं पर एक और मूल्य काम आता है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, यानी आपके फैसले, आपकी भावनाओं, आपके पूर्वाग्रहों या आपकी राजनीतिक पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि तथ्यों, सबूतों और तर्क पर आधारित होने चाहिए। ये एक मुश्किल अनुशासन है, पर जरूरी है। बिल्कुल, यही प्रोफेशनलिज्म की नींव है। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता तो सिस्टम के कह सकते हैं हार्डवेयर जैसे हो गए, नियम, प्रक्रियाएं और तर्क पर आधारित ढांचा। लेकिन इस मशीन को चलाने वाले तो इंसान हैं, जिनमें भावनाएं होती हैं। हमारे स्रोत इस मानवीय सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहते हैं, जैसे कि सहानुभूति? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत कहते हैं कि सहानुभूति यानी एम्पैथी का मतलब है खुद को किसी और की जगह पर रखकर उसकी भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसके दुनिया को समझना। ये सिर्फ अफसोस जताने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपैथी में आप दूसरे के लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन एक दूरी से। एम्पैथी में आप उस दूरी को मिटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इसके लिए सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, और जो नहीं कहा जा रहा है उसे भी समझना, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज या आवाज का दर्द, ये बहुत जरूरी है। और सहानुभूति से ही करुणा का जन्म होता है ना? एकदम। सहानुभूति अगर दर्द को समझना है तो करुणा यानी कंपैशन उस दर्द को कम करने की एक सक्रिय इच्छा है, एक एक्टिव डिजायर। मतलब ये एक एक्शन ओरिएंटेड भावना है। बिल्कुल। सिविल सेवा में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर जब आप समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ काम कर रहे हों। एक करुणामय अधिकारी सिर्फ नियमों की किताब नहीं पढ़ता, वो ये भी सोचता है कि इन नियमों को इस तरह कैसे लागू किया जाए कि सामने वाले इंसान की गरिमा बनी रहे और उसे सच में मदद मिले। इसके साथ सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का भी जिक्र है। यानी उन लोगों के प्रति एक निष्पक्ष और सम्मानजनक रवैया रखना जिनकी राय, मजहब या जीने का तरीका हमसे अलग है। ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। हाँ, और सहिष्णुता का मतलब सिर्फ किसी चीज को बर्दाश्त करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना। एक जिलाधिकारी के लिए ये समझना जरूरी है कि उसके जिले में अलग अलग समुदाय हैं, उनकी अलग अलग जरूरतें और मान्यताएं हैं, और उसे सबके साथ निष्पक्ष होकर काम करना है। तो ये सारे मूल्य सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। सत्यनिष्ठा, करुणा, निष्पक्षता, एक आदर्श दुनिया की तस्वीर है। हाँ, लेकिन असली दुनिया तो उलझी हुई है। बिल्कुल, जहां ये मूल्य अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे स्रोतों में जो पहली केस स्टडी है वो इसी आदर्श और यथार्थ की टक्कर को दिखाती है, और मामला सीधे सीबीआई डायरेक्टर से जुड़ा है। हाँ, ये केस स्टडी बहुत दिलचस्प है। इसमें एक सीबीआई डायरेक्टर पर आरोप लगता है कि वो अपने घर पर कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिले
जो एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े हैं जिसकी जांच खुद सीबीआई ही कर रही है। जैसे ही ये बात सामने आती है, उनकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि एक नागरिक के तौर पर किसी को भी किसी अधिकारी से मिलने का हक है, और हो सकता है वो मुलाकात किसी और काम से हुई हो। क्या सिर्फ किसी से मिलने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना सही है? यहीं पर नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा पैदा होती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ कानूनी सही गलत का नहीं है, बल्कि परसेप्शन का भी है। परसेप्शन? हाँ, एक जांच एजेंसी के प्रमुख के तौर पर आप सिर्फ निष्पक्ष होने के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सही बात है। जब आप किसी जांच से जुड़े लोगों से निजी तौर पर अपने घर पर मिलते हैं, तो ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिक मामला बन जाता है। अच्छा। इससे जनता के मन में शक पैदा होता है कि कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हो रही, और इससे पूरी एजेंसी की साख दांव पर लग जाती है। तो इस स्थिति में आदर्श तरीका क्या होता है? उन्हें क्या करना चाहिए था? स्रोत बताते हैं कि सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। अगर मुलाकात हुई थी तो उन्हें खुद सामने आकर उसका कारण स्पष्ट करना चाहिए था। एक आधिकारिक बयान जारी करते? हाँ। दूसरा, ऐसे मामलों में हमेशा ऑफिस में रिकॉर्ड पर मिलना बेहतर होता है, ताकि कोई उंगली न उठा सके। और अगर आरोप बहुत गंभीर है तो एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन भी किया जा सकता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ या नहीं, बल्कि ये है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। समझ गया। यानी यहाँ सत्यनिष्ठा का मतलब सिर्फ ईमानदार होना नहीं, बल्कि ऐसा कोई काम न करना है जिससे आपकी ईमानदारी पर शक भी पैदा हो सके। बिल्कुल। अब दूसरी केस स्टडी पर आते हैं, जो शायद और भी ज्यादा उलझी हुई है। ये चंदन नाम के एक युवा आदर्शवादी सीईओ की कहानी है। हाँ, चंदन एक ऐसे जिले में तैनात है जहाँ आर्थिक विकास तो हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, सड़कें हैं, लेकिन मानव विकास के पैमाने जैसे साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, वो बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। और पंचायत अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने का फैसला करती है, जिससे जमीन वाले बड़े किसानों को फायदा होगा। और चंदन को लगता है कि ये पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। वो पंचायत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते। और तब वो एक ऐसा कदम उठाता है जो बहुत विवादास्पद है। हाँ, वो अपने अधिकारियों से कहता है कि चुपचाप बिना किसी को बताए ये पैसा सोशल स्कीम्स में लगा दो। वो गरीबों का भला करना चाहता है। और यहीं पर हम साधन बनाम साध्य, एंड्स वर्सेस मीन्स की क्लासिक बहस में आ जाते हैं। क्या एक अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल जायज है? इस मामले में चंदन की करुणा और गरीबों की मदद करने की उसकी इच्छा, वो उसकी सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता से टकरा गई। हाँ, और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का सम्मान करने के कर्तव्य से सीधे टकरा गई। उसने एक को दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि वो बस सिस्टम की धीमी रफ्तार से परेशान हो गया था। वो देख रहा था कि बच्चे मर रहे हैं और पंचायत वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ऐसे में एक अधिकारी क्या करे? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? ये एक बहुत ही मुश्किल और भावनात्मक स्थिति है, और ये दिखाता है कि ये जॉब सिर्फ दिमागी नहीं, इमोशनल तौर पर भी कितनी ड्रेनिंग हो सकती है। सही बात है। लेकिन चंदन का तरीका कई स्तरों पर गलत था। पहला, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनादर किया। पंचायत एक चुनी हुई संस्था है और उसे बजट तय करने का अधिकार है। बिल्कुल। 73वें संवैधानिक संशोधन ने उसे ये अधिकार दिया है। एक प्रशासक का काम नीतियों को लागू करने में मदद करना है, उन्हें अपनी मर्जी से बदलना नहीं। दूसरा, उसने अपने अधीनस्थों को भी एक अनैतिक काम करने का आदेश दिया, जिससे पूरे संगठन का नैतिक माहौल खराब होता है। और उसने अपनी खुद की सत्यनिष्ठा पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसके पास दूसरे रास्ते थे। वो पंचायत और गांव के लोगों के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला सकता था। अच्छा। वो आंकड़ों के साथ ये साबित कर सकता था कि सामाजिक विकास ही लंबे समय में आर्थिक विकास की कुंजी है। वो बेहतर योजनाएं बनाकर पंचायत के सामने पेश कर सकता था। पर इन सब में वक्त लगता, मेहनत लगती। हाँ, लेकिन वो सही और टिकाऊ रास्ता होता। चंदन का मामला एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। वो क्या? कि सिविल सेवा में
आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी लोगों की मदद करने की तीव्र इच्छा ही आपका सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। जब करुणा प्रक्रिया पर हावी हो जाती है तो आप सिस्टम को बचाने के बजाय उसे तोड़ने लगते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है। बिल्कुल, जिसमें कई अच्छे और आदर्शवादी अधिकारी फंस जाते हैं। तो इन स्रोतों से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि सिविल सेवा में नैतिकता सिर्फ नियमों की एक चेकलिस्ट को टिक करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला संतुलन बनाने का काम है, करुणा और प्रक्रिया के बीच, व्यक्तिगत विवेक और लोकतांत्रिक फैसलों के बीच, जल्दी परिणाम देने के दबाव और सही रास्ते पर चलने की जिद के बीच। एग्जैक्टली। ये केस स्टडीज दिखाती हैं कि इन मूलभूत मूल्यों की गहरी समझ और उन्हें मुश्किल हालात में जहां कोई सीधा जवाब नहीं होता, लागू करने की क्षमता ही एक औसत और एक महान प्रशासक के बीच का फर्क तय करती है। सही इरादे रखना ही काफी नहीं है, सही प्रक्रिया का पालन करना और सिस्टम का सम्मान करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जब एक प्रशासक को पूरे यकीन से पता हो कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने से जनता का नुकसान होगा और उन्हें दरकिनार करने से भला, तो उसकी अंतिम जिम्मेदारी किसके प्रति है? उस सिस्टम के प्रति जिसकी उसने शपथ ली। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है ना? वो लोग जो स्कूल कॉलेज में शायद उतने तेज नहीं थे, लेकिन आज जिंदगी में उन लोगों से कहीं आगे हैं जो क्लास के टॉपर हुआ करते थे। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। ये देखकर हमेशा एक सवाल मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर दिमागी घोड़े दौड़ाना ही सब कुछ है, तो फिर ये लोग ज्यादा सफल कैसे हैं? और इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में छिपा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे हम भावनात्मक समझ या बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी विषय पर है। हमारे पास इससे जुड़ा एक काफी गहरा अध्याय है और हमारा मिशन है इसमें से वो जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करे कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या भला, और ये हमारी जानी पहचानी IQ से कैसे अलग है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, दफ्तरों में और खासकर सिविल सर्विसेज जैसे तनाव भरे माहौल में ये इतनी अहम क्यों हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पड़ताल जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं को समझने का मामला नहीं है, ये दिमाग और दिल के बीच एक तालमेल बिठाने की कला है। अच्छा, ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का उल्टा नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने वाली एक शक्ति है। ये समझने की काबिलियत है कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों और सोच पर कितना गहरा असर डालती हैं। ठीक है, तो इसे जरा खोलकर समझते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए पहले उसके हिस्सों को समझना जरूरी है। तो इमोशन या भावना क्या है? सीधा साधा मतलब है हमारे मन की वो हालत जब हम खुशी, गम, डर या गुस्सा महसूस करते हैं। और इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, वो हमारे सीखने, समझने और मुश्किलों को सुलझाने की दिमागी ताकत है, कॉग्निटिव एबिलिटी। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब सूरत पूरी होती है। मेयर और सैलोवी, जो इस फील्ड के शुरुआती रिसर्चर्स में से हैं, उन्होंने इसे एक काबिलियत बताया, एक एबिलिटी। हाँ, उनके मुताबिक ये भावनाओं को सही पहचानने, उन्हें समझने और फिर अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए उन भावनाओं का इस्तेमाल करने की काबिलियत है। ये परिभाषा थोड़ी अकादमिक लगती है ना? मतलब भारी भरकम शब्दों वाली। है तो। मुझे डैनियल गोलमन की परिभाषा ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई लगती है, जिन्होंने इस आइडिया को दुनिया भर में मशहूर किया। उनकी परिभाषा क्या कहती है? वो कहते हैं कि ये बस अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, खुद को किसी काम के लिए तैयार करने और अपने रिश्तों में भावनाओं को सही ढंग से संभालने की काबिलियत है। बिल्कुल सीधी बात। सीधी बात। और यहाँ एक जरूरी फर्क है। मेयर और सैलोवी इसे एक शुद्ध दिमागी काबिलियत की तरह देखते हैं, जैसे गणित की क्षमता। ओके। जबकि गोलमैन का नजरिया ज्यादा बड़ा है, जिसमें आत्मनियंत्रण और आशावाद जैसे गुण भी शामिल हैं। ये दिलचस्प है। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये कोई नया विचार नहीं है। अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व में लिखा था कि कोई भी गुस्सा हो सकता है। ये आसान है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही मकसद के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना, वो आसान नहीं है। वाह मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा तो 2500 साल पहले ही दे दी गई थी। एक तरह से हाँ। लेकिन इसे नाम और पहचान मिली 1995 में गोलमैन की किताब से। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि कैसे एक पुराना विचार आज की दुनिया के लिए अचानक कितना जरूरी हो गया। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन ये सिर्फ एक किताबी बात तो नहीं है।
सवाल ये है कि ये हमारे अंदर काम कैसे करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? हाँ, हमारे स्रोत इसे समझने के लिए 2 अलग-अलग नक्शे या मॉडल देते हैं। पहला है मेयर और सेलोवी का एबिलिटी मॉडल। हाँ, ये मॉडल इसे 4 सीढ़ियों की तरह देखता है। पहली सीढ़ी है भावनाओं को पहचानना। परसीविंग इमोशंस। बिल्कुल, यानी दूसरों के चेहरे के भाव, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज देखकर ये समझना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कह रही हैं। हाँ, तो उस फर्क को पकड़ पाना। हाँ, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या? हमारे स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को गलत पढ़ लेते हैं। अच्छा। इसलिए भावनाओं को पहचानना का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि अपनी व्याख्या पर सवाल उठाना भी है। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या मेरा अपना कोई डर या उम्मीद है? ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, दूसरी सीढ़ी है तर्क के लिए भावनाओं का उपयोग। रीजनिंग विद इमोशंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को अपनी सोच को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। जैसे अगर आप किसी काम को लेकर उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल उस काम पर ध्यान लगाने में करना। या अगर आप थोड़ा चिंतित हैं तो उस चिंता का इस्तेमाल संभावित समस्याओं को पहले से ही पहचानने और योजना बनाने में करना। भावनाएं हमारी सोच की दुश्मन नहीं बल्कि मददगार हो सकती हैं। और तीसरी है भावनाओं को समझना। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। ये सिर्फ पहचानने से एक कदम आगे है। ये जानना कि कोई भावना क्यों पैदा हुई और वो आगे चलकर किस दूसरी भावना में बदल सकती है। यहाँ वो गुस्सेल बॉस वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ। एक कर्मचारी शायद सोचे कि बॉस मेरे काम से नाराज है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति सोचेगा क्या हुआ होगा, शायद आज सुबह उनकी मीटिंग खराब गई हो या घर पर कोई परेशानी हो। कारण को समझना ही असली समझ है। बिल्कुल। और आखिरी सीढ़ी है भावनाओं का प्रबंधन। मैनेजिंग इमोशंस। यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को संभालना। गुस्सा आने पर चिल्लाने के बजाय शांत रहकर बात करना या किसी दोस्त के दुखी होने पर उसे सही तरीके से सांत्वना देना। ये चारों काबिलियतें मिलकर इस मॉडल को पूरा करती हैं। ये मॉडल हमें खुद को जांचने का एक ढांचा देता है, लेकिन जैसा आपने कहा ये थोड़ा अकादमिक है। हाँ, इसीलिए डैनियल गोलमैन का मॉडल ज्यादा लोकप्रिय हुआ। उन्होंने इसे 5 व्यवहारिक स्किल्स में तोड़ दिया जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख और सुधार सकते हैं। हाँ, चलिए उन पर नजर डालते हैं। पहला है आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस। किसी भावना को महसूस होते ही उसे पहचान लेना। गोलमैन कहते हैं कि इसके बिना हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं या क्यों दुखी हैं। और जैसे ही आप जागरूक होते हैं, दूसरा स्किल काम में आता है, भावनाओं का प्रबंधन। मैनेजिंग इमोशंस। अब जब पता चल गया है कि गुस्सा आ रहा है तो उसे कैसे संभालें? इसका लक्ष्य भावनाओं को संतुलित करना है, न तो उन्हें दबाना और न ही उन पर बह जाना। जो लोग ये कर पाते हैं वो जिंदगी के झटकों से जल्दी उभर जाते हैं। और बेहतर तरीके से। तीसरा है आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम सब जानते हैं कि सुबह उठकर जिम जाना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना कितना कठिन होता है। स्रोत बताते हैं कि ये भी एक तरह का भावनात्मक अनुशासन ही है। तत्काल आराम की भावना पर लंबी अवधि के लक्ष्य को प्राथमिकता देना। अपनी भावनाओं को लक्ष्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और अगले 2 स्किल्स का फोकस बाहर की तरफ यानी दूसरों पर है। अच्छा। चौथा है सहानुभूति, एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को पहचानना। ये लोगों से जुड़ने की कला का आधार है। जब आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तभी आप एक सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। सही बात है। और आखिरी है रिश्तों को संभालना, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। हमारी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। इसमें एक बहुत पते की बात कही गई है कि कई बार शानदार आइडिया और प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि टीम के लोगों में एक दूसरे के साथ काम करने और रिश्ते निभाने का हुनर नहीं होता। तो ये 5 चीजें, खुद को जानना, खुद को संभालना, खुद को प्रेरित करना, दूसरों को समझना और रिश्ते निभाना, मिलके गोलमैन के मॉडल का सार बनाती हैं। तो फिर से उस बड़े सवाल पर आते हैं, इन सब का मतलब क्या है? गोलमैन ने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि जिंदगी में 80% तक सफलता इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से हो सकती है, जबकि आईक्यू का योगदान सिर्फ 20% है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ। क्या हमारे स्रोतों में इस पर कोई और जानकारी है? क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है या इसके पीछे कोई ठोस डेटा है? देखिए, ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आईक्यू जरूरी नहीं है। ओके। एक निश्चित लेवल का आईक्यू तो चाहिए ही किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में घुसने के लिए, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के बाद जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं उनमें फर्क अक्सर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी
EQ का ही होता है। उनकी टीम के साथ काम करने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता, दूसरों को प्रेरित करने की काबिलियत, ये सब EQ से आता है। और ये EQ हमारे जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हम झगड़े कैसे सुलझाते हैं इस पर भी। बिल्कुल। लेकिन चलिए इसे वहां ले चलते हैं जहां इसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, काम की जगह यानी वर्क प्लेस पर। हाँ, क्योंकि कोई भी ऑफिस या कंपनी आखिरकार लोगों और उनके रिश्तों से ही चलती है। सही बात है। यहाँ EQ के बहुत सीधे सीधे फायदे दिखते हैं, जैसे कि भर्ती में, रिक्रूटमेंट में। हाँ, आजकल कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी के पास डिग्री कौन सी है, बल्कि ये भी देखती हैं कि क्या वो इंसान टीम में घुल मिल पाएगा, क्या वो दबाव में शांत रह पाएगा। और बातचीत या नेगोशिएशन में तो इसका रोल और भी बड़ा होगा। बहुत ज्यादा। अगर आप सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो शायद डील ना हो, लेकिन अगर आप में सहानुभूति है तो आप समझ पाएंगे कि दूसरी पार्टी असल में क्या चाहती है। तब आप एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें दोनों की जीत हो, विन विन सिचुएशन। लेकिन क्या ये एक तरह से दूसरे पक्ष को मैनिपुलेट करना नहीं हुआ, अगर मैं आपकी भावनाओं को समझकर आपसे बेहतर डील ले लूं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। EI और मैनिपुलेशन के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। श्रोता इस फर्क को साफ करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है दूसरों की भावनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, भले ही उनका नुकसान हो। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक ऐसा समाधान खोजने के लिए होता है जो सबके लिए फायदेमंद हो। इसका मकसद दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी है। अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां दांव बहुत ऊंचे होते हैं और जहां इन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिविल सेवा। जी हाँ, आज के सिविल सेवकों के सामने चुनौतियां बहुत अलग और जटिल है। समाज तेजी से बदल रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, मीडिया और जनता की नजर हर काम पर है। और राजनीतिक दबाव तो है ही। सिर्फ नियम कानून का ज्ञान यहाँ काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुराना तरीका जो सिर्फ फाइलों और प्रक्रियाओं पर चलता था, अब काम नहीं कर रहा। चलिए इसे एक असली स्थिति में रखकर देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक जिला कलेक्टर को एक नई फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण करना है और स्थानीय किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एक कम EQ वाला अधिकारी क्या करेगा? शायद वो सिर्फ नियमों और मुआवजे की बात करेगा। वो विरोध को एक कानूनी समस्या के तौर पर देखेगा जिसे बस हटाना है। और शायद खुद भी गुस्सा हो जाएगा। हाँ, वो किसानों के गुस्से से खुद भी गुस्सा या परेशान हो जाएगा और शायद सख्ती से पेश आए। और एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रशासक, वो समझ देगा कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है। ये लोगों की पहचान, उनकी कई पीढ़ियों की यादों, उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य के डर से जुड़ा है। मतलब वो सहानुभूति का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, वो उनकी बात सब्र से सुनेगा, वो अपने गुस्से या बेचैनी को संभालेगा, मतलब इमोशंस को मैनेज करेगा। और वो किसानों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। हाँ, एक ऐसा समाधान जो सिर्फ कानूनी तौर पर सही ना हो, बल्कि मानवीय तौर पर भी स्वीकार्य हो। यहीं पर EI का असली टेस्ट होता है। मतलब ये कि EI एक प्रशासक को सिर्फ एक मैनेजर से एक लीडर बना देता है। एकदम सही। वो समस्याओं को सिर्फ सुलझाता नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलता है। और इसके बहुत ठोस फायदे हैं। जब सिविल सेवकों में EQ होता है तो उनका लोगों से बर्ताव बेहतर होता है, जिससे नागरिक केंद्रित प्रशासन बनता है। और वो तनाव और बदलाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते होंगे। बिल्कुल, वो चीजों को अलग अलग नजरियों से देख पाते हैं और मुश्किल हालात में जल्दी हिम्मत नहीं हारते, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा से शुरू करके ये देखा कि ये सिविल सेवा जैसे मुश्किल क्षेत्र में कितनी जरूरी भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ये सिर्फ भावुक होने के बारे में नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग के एक साथ काम करने के बारे में है। भावनाओं का इस्तेमाल सोच समझकर करने और सोच समझकर महसूस करने की कला। क्या बात है। बिल्कुल। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। कैसे? जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही अपनी पुरानी छवि से बाहर निकल रही है, जहां सब कुछ इम्पर्सनल और नियमों पर आधारित था, वहां मानवीय और भावनात्मक स्किल्स की कीमत बढ़ रही है। ये न सिर्फ ऑफिस के अंदर टीम चलाने और लीडरशिप के लिए जरूरी है, बल्कि बाहर जनता के साथ जुड़ने के लिए भी। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि तकनीक पर हमारी बढ़ती निर्भरता की वजह से लोगों के सामाजिक कौशल में गिरावट आने की आशंका है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। हम स्क्रीन के पीछे बात करने में इतने सहज हो गए हैं कि आमने सामने की बातचीत मुश्किल लगने लगी है। और जब ऑटोमेटिक सिस्टम और डिजिटल चैटबॉट इंसानी संपर्क को कम कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत इंसानी संपर्क बचता है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब ऐसे में जिस इंसान के पास सहानुभूति और दूसरों को समझने की क्षमता होगी, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी।
इमोशनल इंटेलिजेंस एक दुर्लभ और कीमती स्किल बन जाएगा। तो आज की चर्चा को खत्म करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इन स्रोतों में बार बार ये जिक्र आया है कि ईआई हमें बदलाव को संभालने और बदलाव का एक जरिया बनने में मदद करता है। चेंज कैटलिस्ट। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ तकनीकी और सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, जो अक्सर हमें अस्थिर और चिंतित कर देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अपनी व्यक्तिगत इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना न सिर्फ प्रोफेशनल कामयाबी के लिए बल्कि अपनी निजी जिंदगी में स्थिरता और सुकून बनाए रखने के लिए भी आज का सबसे जरूरी कौशल हो सकता है। इस पर विचार करने लायक है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जो मुझे लगता है हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि एक मुश्किल हालात में सही फैसला कैसे लें। क्या हमें नतीजे देखने चाहिए या अपने उसूलों पर टिके रहना चाहिए, या शायद सवाल ही गलत है। हमारे सामने नैतिक दर्शन पर मतलब मॉरल फिलॉसफी पर कुछ अकादमिक स्रोत हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। चलिए देखते हैं कि प्लेटो से लेकर गीता तक दुनिया के बड़े दिमागों ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया है। और इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि नैतिकता को समझने के मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्ते सामने आते हैं। 3 रास्ते? हाँ, पहला रास्ता ये पूछता है कि क्या कोई काम अपने परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस की वजह से सही है। अच्छा। दूसरा रास्ता सवाल करता है कि क्या कोई काम अपने आप में यानी एक कर्तव्य या ड्यूटी के तौर पर सही है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और तीसरा वो ही बिल्कुल अलग नजरिया है। वो कहता है कि नैतिकता का संबंध काम के सही या गलत होने से नहीं बल्कि काम करने वाले व्यक्ति के चरित्र यानी कैरेक्टर से है। ठीक है, तो 3 अलग अलग रास्ते। पहले से शुरू करते हैं परिणाम वाला रास्ता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अंत भला तो सब भला कह सकते हैं। मतलब किसी काम का नतीजा अच्छा है तो वो काम भी अच्छा है। सुनने में तो ये काफी सीधा और सरल लगता है। बिल्कुल, इसी सोच को परिणामवाद या कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहते हैं और इसका सबसे मशहूर रूप है उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद, जिसका सीधा सा मंत्र है सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी। अच्छा। इस विचार को आगे बढ़ाने वालों में सबसे बड़ा नाम है जेरेमी बेंथम का। उनके लिए नैतिकता का गणित आप कह सकते हैं बहुत साफ था। गणित कैसे? मतलब जिस काम से दुनिया में खुशी बढ़े और दुख घटे वो काम सही है, बस। खुशी, लेकिन खुशी तो बहुत तरह की होती है। क्या बेंथम इसमें कोई फर्क करते थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बेंथम के लिए कोई फर्क नहीं था। तो कोई फर्क नहीं? वो कहते थे कि सुख सुख होता है चाहे वो कहीं से भी आए। उनके क्वांटिटेटिव सिद्धांत के अनुसार सुखों में सिर्फ मात्रा का यानी क्वांटिटी का फर्क होता है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी का नहीं। 1 मिनट, तो बेंथम के हिसाब से अगर किसी को 1 घंटा टिकटॉक देखने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि किसी और को मान लीजिए 1 घंटे गालिब की गजलें पढ़ने में, तो नैतिक रूप से दोनों काम बराबर है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो आज के हाई कल्चर बनाम पॉप कल्चर की बहस पर सीधा हमला है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बेंथम का यही मानना था। उनका एक बहुत मशहूर और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला उदाहरण भी है। बताइए। उन्होंने कहा था अगर खुशी की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन, जो कि एक बच्चों का खेल है, भी उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। वाह। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि आप क्या कर रहे हैं, बस ये मायने रखता था कि उससे कुल मिलाकर कितनी खुशी पैदा हो रही है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। क्रांतिकारी तो है, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है। क्या सब लोग इस बात से सहमत थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। बेंथम के ही एक शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने इस विचार को कह सकते हैं सुधारा। अच्छा। मिल भी उपयोगितावादी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सुखों में सिर्फ मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का भी गहरा फर्क होता है। तो वो क्वालिटी की बात कर रहे थे। हाँ, उनका मानना था कि बौद्धिक और भावनात्मक सुख जैसे कि ज्ञान पाना, कला का आनंद लेना या किसी की मदद करना, ये सब शारीरिक सुखों से कहीं बेहतर और ऊंचे दर्जे के होते हैं। तो मिल के हिसाब से गालिब की गजलें पढ़ना टिकटॉक देखने से बेहतर है, भले ही दोनों से एक पल के लिए बराबर खुशी मिले। हाँ, मिल का यही तर्क था। उनका मशहूर कथन है, एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है। मतलब ऊंचे दर्जे के सुख की थोड़ी सी मात्रा भी निचले दर्जे के सुख की बड़ी मात्रा से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई परिणाम की बात, लेकिन ये नतीजों पर ध्यान देने वाली बात मुझे थोड़ा बेचैन भी करती है।
मतलब अगर 5 लोगों को बचाने के लिए एक निर्दोष को मारना पड़े तो क्या वो सबसे ज्यादा खुशी के नाम पर सही हो जाएगा? मुझे लगता है कुछ दार्शनिकों को इस बात से सख्त एतराज होगा। और उन्हें था। आपका सवाल हमें सीधे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, कर्तव्य शास्त्र या डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी। और इस रास्ते के सबसे बड़े हिमायती थे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। कांट के लिए किसी काम का नैतिक होना उसके परिणाम पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता? हाँ, बिल्कुल नहीं करता। उनके लिए नैतिकता का आधार है कर्तव्य, ड्यूटी। कुछ काम अपने आप में ही सही या गलत होते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। चाहे नतीजा कुछ भी निकले। मतलब नियम तो नियम है, द रूल इज द रूल। एक तरह से हाँ, कांट का सबसे बड़ा आइडिया है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये एक ऐसा सार्वभौमिक नैतिक कानून है जो हर इंसान पर हर हाल में बिना किसी शर्त के लागू होता है। जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो। ये वो कर्तव्य हैं जिन्हें हमें इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ये तर्कसंगत और नैतिक रूप से सही हैं, इसलिए नहीं कि इनसे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। तो आपके उस उदाहरण पर लौटें। हाँ, तो कांट कहेंगे कि एक निर्दोष की हत्या करना हमेशा गलत है। हमेशा, भले ही उससे 5, 50 या 500 लोगों की जान क्यों ना बच रही हो। ये सुनने में बहुत सख्त लगता है। मतलब इसमें भावनाओं या हालात के लिए कोई जगह नहीं है। सही बात है। अगर सच बोलने से किसी अपने का दिल बुरी तरह दुखता हो या किसी की जान खतरे में पड़ जाए तो क्या तब भी सच बोलना ही कर्तव्य है? ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नजरिया लगता है। ये कांट के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। ये बहुत ही इम्पर्सनल है, मतलब व्यक्तिगत भावनाओं से रहित। और यहीं पर एक दूसरा दृष्टिकोण सामने आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। अच्छा। कैरल गिलिगन का फेमिनिस्ट एथिक्स या देखभाल की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता? हाँ, गिलिगन का तर्क है कि कांट जैसे सिद्धांत न्याय की नैतिकता पर आधारित हैं, जो नियमों और तर्क पर जोर देते हैं। लेकिन एक और नैतिकता है, देखभाल की नैतिकता, जो रिश्तों, सहानुभूति, इन चीजों को ज्यादा महत्व देती है। तो इस नजरिए से शायद किसी के दिल को टूटने से बचाने के लिए बोला गया छोटा सा झूठ एक कठोर सच से ज्यादा नैतिक हो सकता है। अच्छा, तो ये तीसरा आयाम है, न्याय बनाम देखभाल। ये तो पूरी बहस को ही बदल देता है। खैर, इस पर हम बाद में लौटेंगे। अभी तक हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या करना सही है। हाँ, लेकिन शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्या हो अगर नैतिकता का असली सवाल ये हो कि कैसा इंसान बनना सही है? बहुत बढ़िया, आपने हमें तीसरे रास्ते पे ला खड़ा किया है, सद्गुण नैतिकता या वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स। ये नजरिया काम के सही गलत होने या उसके नतीजे पर नहीं, बल्कि काम करने वाले व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मूल सवाल है, एक अच्छा, गुणी और नेक इंसान कैसा होता है और वो कैसे जीता है? और ये विचार कहाँ से आया? ये तो काफी पुराना लगता है। हाँ, इसकी जड़ें प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु के विचारों में है। प्लेटो ने 4 प्रमुख सद्गुणों की बात की थी, जिन्हें कार्डिनल वर्चूज कहते हैं। कौन कौन से? बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो का मानना था कि एक अच्छा जीवन और एक अच्छा समाज इन्हीं सद्गुणों पर टिका होता है। बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय, ये सब आदर्श तो बहुत अच्छे हैं, पर इन्हें जीवन में उतारना कितना मुश्किल है। थोड़ा ज्यादा साहस दिखाया तो लोग आपको दुस्साहसी कहेंगे, थोड़ा कम दिखाया तो कायर। क्या किसी ने इस बैलेंस को खोजने के बारे में भी कुछ कहा है? बिल्कुल, ये काम अरस्तु ने किया अपने गोल्डन मीन यानी स्वर्णिम मध्य के सिद्धांत के साथ। गोल्डन मीन? अरस्तु ने कहा कि हर सद्गुण 2 चरम सीमाओं, 2 एक्सट्रीम्स के बीच का संतुलन होता है। अच्छा। जैसा आपने कहा, साहस एक तरफ है कायरता, मतलब डर की अधिकता, और दूसरी तरफ है दुस्साहस यानी डर की कमी। और साहस इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल। इसी तरह उदारता कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का रास्ता है। अरस्तु के लिए अच्छा जीवन जीना इन संतुलनों को साधने की एक कला है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक तरीका है, हर चीज में संतुलन। अब तक हमने ज्यादातर पश्चिमी विचारकों की बात की है, लेकिन हमारे स्रोत भारतीय दर्शन का एक बिल्कुल अलग नजरिया भी पेश करते हैं। हाँ, ये एक अकादमिक बहस से ज्यादा जीने का तरीका लगता है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, पश्चिमी दर्शन में नैतिकता अक्सर एक बौद्धिक अभ्यास है, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जुड़े हुए हैं। तो भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और नैतिकता का उसमें क्या रोल है? भारतीय परंपरा में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं,
जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, धर्म यानी नैतिकता, अर्थ यानी धन, काम यानी इच्छाएं और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति। और सबसे अहम बात यह है कि धर्म को हमेशा पहले रखा गया है। सबसे पहले। हमेशा। इसका मतलब है कि आप पैसा कमाइए, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन हमेशा धर्म के रास्ते पर चलकर। धर्म वो नैतिक कंपास है जो आपके अर्थ और काम को दिशा देता है। ये मुझे भगवत गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है। क्या वो भी इसी से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। मतलब अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। ये थोड़ा थोड़ा कांट के कर्तव्य जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक गहराई भी है। आपने बहुत अच्छी तरह से दोनों को जोड़ा। निष्काम कर्म गीता का सार है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा या चिंता हमें बांधती है और हमारे कर्म की शुद्धता को कम करती है। ये कांट के कर्तव्य की तरह है, लेकिन इसका मकसद अलग है। कांट के लिए कर्तव्य एक तार्किक अनिवार्यता है, एक लॉजिकल नेसेसिटी। सही कहा। जबकि गीता में कर्तव्य पालन ईश्वर को समर्पित एक आध्यात्मिक क्रिया है, जिसका लक्ष्य मन को शांत और स्थिर करके मोक्ष के करीब जाना है। और एक और बड़ा फर्क जो मैंने स्रोतों में देखा वो ये है कि भारतीय नैतिकता सिर्फ इंसानों की बात नहीं करती। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में अहिंसा और करुणा को सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना गया है। अहिंसा बौद्ध धर्म के 5 उपदेशों में पहला ही है किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, और जैन धर्म में तो अहिंसा को मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर पालने पर जोर दिया गया है। तो ये नैतिकता इंसानों से आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों को अपने दायरे में ले लेती है। बिल्कुल, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सबको। ठीक है, तो हमने सिद्धांतों का एक पूरा नक्शा देख लिया। परिणामवाद, कर्तव्यवाद, सद्गुण नैतिकता और भारतीय दर्शन। अब इन सब थ्योरीज को जमीन पर उतारते हैं। इन अलग अलग नजरियों से हम किसी असल दुनिया की समस्या को कैसे देखेंगे। स्रोतों में एक बढ़िया उदाहरण है। किसी अपराधी को सजा क्यों दी जानी चाहिए? ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। सजा को सही ठहराने के लिए मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं, और हर एक इन नैतिक ढांचों में से किसी एक से जुड़ा हुआ है। अच्छा। पहला है निवारक सिद्धांत या डेटरेंट थ्योरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिए है। ये तो सीधा सीधा उपयोगितावाद लगता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से परिणामवादी है। इसका लक्ष्य भविष्य को बेहतर बनाना है। सजा इसलिए दी जाती है ताकि अपराधी और समाज के दूसरे लोग वैसा ही अपराध करने से डरें, ताकि सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी सुनिश्चित हो सके। हाँ, मकसद यही है। यहाँ अपराधी को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, समाज को एक संदेश देने के लिए। ठीक है, ये तो भविष्य की चिंता है। दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो भविष्य की नहीं, अतीत की बात करता है। इसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत या रेट्रिब्यूटिव थियरी कहते हैं। रिट्रिब्यूटिव मतलब बदला? हाँ, और ये कांट के कर्तव्यवादी विचारों से मेल खाता है। यह कहता है कि सजा इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि अपराधी ने गलत काम किया है और वो सजा का हकदार है। मतलब इंसाफ की मांग है, जैसे को तैसा। सही। यहाँ नतीजा क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, बस गलत काम का बदला सजा से दिया जाना चाहिए क्योंकि यही नैतिक कर्तव्य है। और तीसरा, वो तो इन दोनों से ही काफी अलग होना चाहिए। हाँ, तीसरा है सुधारवादी सिद्धांत या रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये ना तो डराने के लिए है, ना बदला लेने के लिए। तो फिर किस लिए है? इसका उद्देश्य अपराधी को सुधारना है ताकि वो एक बेहतर इंसान बनकर समाज में वापस लौट सके। अच्छा। ये सोच पर आधारित है कि अपराध एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अरस्तु की सद्गुण नैतिकता से जुड़ता है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाना है। वाह। तो एक ही सवाल, सजा क्यों दें, के 3 बिल्कुल अलग अलग जवाब जो 3 अलग अलग नैतिक दुनिया से आते हैं। हाँ। एक भविष्य देखता है, एक अतीत और एक अपराधी के चरित्र को। तो हमने देखा कि नैतिकता को समझने का कोई सरल सीधा साधा जवाब नहीं है। हमारे पास परिणाम, कर्तव्य, चरित्र और आध्यात्मिक बोध पर आधारित अलग अलग फ्रेमवर्क हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिसे हमने बीच में छुआ था। इन सभी पारंपरिक मॉडलों में, चाहे वो परिणाम देखें, नियम देखें या चरित्र, एक बात समान है। क्या? वे सब निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कैरल गिलिगन के देखभाल की नैतिकता के संदर्भ में देखा,
ये दृष्टिकोण मानवीय अनुभव के एक बहुत बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर सकता है। हमारे रिश्ते, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी देखभाल करने की भावना। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे पारंपरिक नैतिक मॉडल जो सदियों से चले आ रहे हैं और ज्यादातर पुरुषों के दृष्टिकोण से बने हैं, क्या वे नैतिकता के सभी मानवीय अनुभवों को पूरी तरह से समेट पाते हैं? या देखभाल, सहानुभूति और रिश्तों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अभी भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझना और अपने नैतिक ताने बाने में बुनना शुरू कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ज्यादा संतुलित नैतिकता की ओर बढ़ रहे हैं? एक ऐसी नैतिकता जो न्याय के साथ देखभाल को, नियमों के साथ रिश्तों को और व्यक्तिगत कर्तव्य के साथ सामूहिक भलाई को बराबर का महत्व देती है। तो इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल उठता है कि जब सिद्धांत और व्यवहार में टकराव हो, जब नियम, कानून और असलियत आमने सामने हो, तो एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए? और यही सवाल लोक प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो असल में लोकहित को समझने के अलग अलग तरीकों से ही बनता है। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ कहते हैं कि अंतर्ज्ञान यानी अपनी गट फीलिंग से फैसला लो। कुछ का मानना है कि ऐसा रास्ता चुनो जिससे समाज में उत्कृष्टता बढ़े। और फिर एक क्लासिक नजरिया है यूटिलिटेरियनिज्म का, जो कहता है कि वो रास्ता चुनो जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो। बिल्कुल। पर असल दुनिया में ये सब बातें थोड़ी किताबी लगती हैं ना। जब फैसला लेने का दबाव हो तो इन सिद्धांतों में से किसे चुने? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज हम लोक प्रशासन में नैतिकता से जुड़ी दुविधाओं, सिद्धांतों और कुछ असल जिंदगी की केस स्टडीज की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही और गलत का फैसला होता कैसे है, खासकर जब कोई भी रास्ता आसान ना हो। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, नैतिक दुविधा या एथिकल डिलेमा, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मुश्किल फैसला लेने से कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। एक मुश्किल फैसला वो होता है जहां हमें पता है कि सही क्या है, बस उसे करने में हिम्मत नहीं होती या कोई मुश्किल आती है। लेकिन एक नैतिक दुविधा वो इससे कई ज्यादा जटिल है। इसमें एक ऐसी स्थिति होती है जहां दो या दो से ज्यादा नैतिक सिद्धांत आपस में टकरा रहे होते हैं और कोई भी विकल्प, मतलब कोई भी, पूरी तरह से सही नहीं होता। अच्छा, तो इसकी कोई परिभाषा है? हाँ, इसकी 3 शर्तें बताई गई हैं। पहली कि एक व्यक्ति को निर्णय लेना ही है, वो उससे बच नहीं सकता। ओके। दूसरी, चुनने के लिए कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए। और तीसरी, जो सबसे अहम है, आप चाहे कोई भी रास्ता चुने, किसी न किसी नैतिक सिद्धांत से समझौता करना ही पड़ेगा। 1 मिनट, मतलब हर हाल में कुछ न कुछ गलत होगा ही? हाँ, ये तो बहुत निराशाजनक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक लोक सेवक कभी 100% सही फैसला ले ही नहीं सकता। नहीं ले सकता। उसे बस कम गलत चुनना है। बिल्कुल, यही नैतिक दुविधा की सबसे मुश्किल और सच्ची बात है। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे जिम्मेदार विकल्प चुनने के बारे में है, ये जानते हुए भी कि उसकी एक कीमत चुकानी होगी। और क्या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? मुझे लगता है हर दुविधा एक जैसी नहीं होती होगी। नहीं होती। मोटे तौर पर 3 श्रेणियां हैं। पहली है व्यक्तिगत लागत वाली दुविधा, मतलब पर्सनल कॉस्ट। हाँ, जब सही काम करने की आपको कोई निजी कीमत चुकानी पड़े, जैसे प्रमोशन रुक जाना या नौकरी पर खतरा। समझ गया। दूसरी है सही बनाम सही दुविधा। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ 2 सही मूल्य आपस में टकराते हैं। जैसे एक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो जनता के प्रति पारदर्शी रहे, लेकिन उसी अधिकारी ने गोपनीयता की शपथ भी ली है। अब वो कितनी जानकारी साझा करे? दोनों ही बातें सही है अपनी जगह। ये तो सच में मुश्किल है। और तीसरी इन दोनों का मिश्रण है, जिसे संयुक्त दुविधा कहते हैं। इसमें सही मूल्यों में टकराव भी हो और सही फैसला लेने पर आपको निजी तौर पर बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े। ये सब सुनने में थोड़ा सैद्धांतिक लग रहा है। सही बनाम सही, संयुक्त दुविधा, असल दुनिया में ये कैसा दिखता होगा? मुझे लगता है एक असली केस स्टडी इसे समझने में बहुत मदद करेगी। बिल्कुल। और हमारे पास भारतीय रेलवे के एक डिविजनल इंजीनियर की एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी है। बताइए, क्या हुआ था? स्थिति बहुत गंभीर है। एक ट्रेन दुर्घटना में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शुरुआती जांच में साफ हो जाता है
कि स्टेशन मास्टर की बहुत बड़ी लापरवाही थी, उसने गलत सिग्नल दिए थे। मामला सीधा लगता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। और वो पेच क्या है? वो स्टेशन मास्टर जनरल मैनेजर यानी जीएम का करीबी रिश्तेदार है। अच्छा। और वो जीएम अब उस इंजीनियर पर दबाव डाल रहा है कि रिपोर्ट को बदल दो, मामले को किसी तकनीकी खराबी का नाम देकर रफा दफा कर दो। और इंजीनियर का क्या दांव पर है? उसका प्रमोशन उसी जीएम की सिफारिश पर होना है। अरे बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकता उस इंजीनियर पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ 50 लोगों की मौत की सच्चाई, दूसरी तरफ अपना पूरा करियर दांव पर। ये तो संयुक्त दुविधा का सटीक उदाहरण हो गया। बिल्कुल, एक तरफ सच, लोगों की सुरक्षा और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है, दूसरी तरफ अपने बॉस का आदेश, वफादारी और अपने भविष्य की चिंता। अगर वो सच्ची रिपोर्ट देता है तो प्रमोशन तो भूल ही जाए। हो सकता है उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, और अगर वो रिपोर्ट में हेरफेर करता है तो वो जनता की सुरक्षा के अपने मूल कर्तव्य से समझौता कर रहा है, और शायद भविष्य में होने वाली किसी और बड़ी दुर्घटना का रास्ता भी खोल रहा है। बिल्कुल। तो उसे करना क्या चाहिए? इस स्थिति में तो कोई भी रास्ता आसान नहीं है। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन जो विश्लेषण हमने पढ़ा वो एक बहुत सीधा रास्ता बताता है। क्या? पहला कदम, इंजीनियर को विनम्रता लेकिन दृढ़ता से जीएम का आदेश मानने से इनकार कर देना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि अगर हम असल दोषी को बचाते हैं तो हम बाकी कर्मचारियों को क्या संदेश दे रहे हैं। सही बात है। इससे भविष्य में और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन एक ताकतवर जीएम इस ना को आसानी से तो नहीं सुनेगा, दबाव तो और बढ़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए दूसरा कदम है, अगर दबाव बना रहता है तो उसे इस अनुचित प्रभाव, इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में लिखित में रेलवे बोर्ड को सूचित करना चाहिए। अच्छा, इसे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर ले आना चाहिए। हाँ, इससे मामला आधिकारिक रिकॉर्ड पर आ जाएगा और उसे एक तरह का संरक्षण भी मिलेगा। और उस स्टेशन मास्टर का क्या उसे सीधे दोषी मान लिया जाएगा? नहीं, और यही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, आरोपी स्टेशन मास्टर को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल, इसे नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं, जो हमारे संविधान की भी नींव है। मतलब सुनवाई का मौका सबको मिलना चाहिए। यहाँ मूल बात यह है कि जन सुरक्षा और कर्तव्य सबसे ऊपर है, किसी भी व्यक्तिगत लाभ या दबाव से कहीं ज्यादा। हाँ। उस इंजीनियर की कहानी सुनकर लगता है कि उसे एक बहुत अकेले और मुश्किल रास्ते पर छोड़ दिया गया। पर क्या सिस्टम वाकई किसी एक व्यक्ति के साहस के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है? क्या कोई बना बनाया ढांचा, कोई गाइडबुक नहीं है जो ऐसे अंधेरे मोड़ पर रोशनी दिखाए? बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ व्यक्तिगत साहस पर निर्भर रहना तो सिस्टम की नाकामी होगी। इसीलिए मार्गदर्शन के दो मुख्य स्रोत बताए गए हैं। कौन कौन से? एक जो व्यक्ति के बाहर है, यानी कानून, और दूसरा जो व्यक्ति के भीतर है, यानी अंतरात्मा या कॉन्शियंस। कानून तो ठीक है, वो तो नियमों की एक किताब है, लेकिन अंतरात्मा, उसे तो लोग अक्सर एक फीलिंग या भावना मानते हैं। और यही एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। ये अंतरात्मा को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक बौद्धिक निर्णय बताता है। बौद्धिक निर्णय? हाँ, ये एक दिमागी प्रक्रिया है जो सामान्य नैतिक नियमों को किसी खास ठोस स्थिति पर लागू करती है। अच्छा, तो अंतरात्मा सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक निर्णय। ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मतलब ये दिल की नहीं, दिमाग की आवाज है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। इसे ऐसे समझें, कानून आपको रंग दे देता है, पर अंतरात्मा वो ब्रश है जिससे आप असल दुनिया की तस्वीर बनाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। बिना ब्रश के रंग बेकार है, और बिना रंग के ब्रश, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। कानून बताता है कि अच्छा करो, बुरे से बचो। ये सार्वभौमिक है, लेकिन किसी एक स्थिति में अच्छा क्या है ये तय करने में अंतरात्मा मदद करती है। ये समझने में मदद करता है। तो जब कोई अधिकारी ऐसी दुविधा में फंसा हो, तो क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो वो खुद से पूछ सकता है ताकि उसकी अंतरात्मा और कानून दोनों सही दिशा दिखा सके? हाँ, और ये सवाल बहुत व्यवहारिक हैं। एक तरह से ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। बताइए। जैसे, क्या ये कार्यवाही कानूनी तौर पर और सरकारी नीति के हिसाब से सही है? इसका असर किस किस पर और क्या पड़ेगा? मुझ पर, मेरे सहकर्मियों पर, मेरी एजेंसी पर, और सबसे जरूरी, जनता पर। क्या मैं अपने इस फैसले को सबके सामने, मीडिया के सामने सही ठहरा सकता हूं? और एक आखिरी सवाल भी था शायद। हाँ, और आखिर में एक तरह का लिटमस टेस्ट। अगर इस पूरे फैसले और इसके पीछे की मेरी सोच की कोई सार्वजनिक जांच हो, तो क्या मैं तब भी अपने फैसले पर कायम रह पाऊंगी? या आखिरी सवाल तो बहुत पावरफुल है,
ये आपको एक कदम पीछे हटकर पूरी सूरत देखने पर मजबूर करता है। पर यह हमें एक बड़े मुद्दे पर भी लाता है। किस पर? ये सब व्यक्तिगत नैतिकता और सही फैसलों के बारे में है। लेकिन एक व्यक्ति कितना भी नैतिक हो, अगर पूरा सिस्टम ही जवाब देना हो तो क्या होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जवाबदेही और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक मजबूत जवाबदेही का सिस्टम होता है, वहां बाहरी डंडे की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि लोग खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं। और जवाबदेही के भी अलग अलग प्रकार होते होंगे। हाँ, कई आयाम हैं, कानूनी, वित्तीय, नीतिगत और सबसे बढ़कर लोकतांत्रिक और नैतिक जवाबदेही। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। इस जवाबदेही को असलियत में कैसे समझें? इसे समझने के लिए एल्बर्ट हिर्शमैन की एग्जिट, वॉइस और लॉयल्टी थ्योरी बहुत काम आती है। एग्जिट, वॉइस और लॉयल्टी? हाँ, थ्योरी कहती है कि जब लोग किसी संगठन या सरकारी सेवा से नाखुश होते हैं तो उनके पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं, एग्जिट या वॉइस। एग्जिट यानी बाहर निकल जाना और वॉइस यानी आवाज उठाना। सही। एग्जिट का मतलब है उस रिश्ते को ही खत्म कर देना। जैसे एक अच्छा कर्मचारी खराब माहौल की वजह से नौकरी छोड़ दे, या कोई नागरिक खराब सरकारी सेवाओं से तंग आकर दूसरे शहर चला जाए। और वॉइस? और वॉइस का मतलब है शिकायत, विरोध या सुझाव के जरिए सिस्टम को सुधारने की कोशिश करना। लेकिन क्या एग्जिट अपने आप में एक तरह की वॉइस नहीं है? अगर किसी सरकारी दफ्तर से सब काबिल लोग नौकरी छोड़कर जाने लगें तो ये भी तो मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल, ये एक मौन सिग्नल है। लेकिन हर्शमैन के मॉडल में वॉइस का मतलब है सिस्टम को सुधारने की कोशिश करना, जबकि एग्जिट उसे छोड़ देना है। अच्छा। एक तरह से वॉइस उम्मीद का संकेत है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। एग्जिट इस बात का कि उम्मीद खत्म हो गई है। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक जवाबदेह सिस्टम के लिए वॉइस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर लोग सिर्फ एग्जिट करते रहेंगे तो सिस्टम को कभी पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या है। उसे सुधारना तो दूर की बात है। बिल्कुल। वॉइस से ही सुधार के लिए फीडबैक मिलता है। अगर आप आवाज दबाएंगे तो लोग एग्जिट का रास्ता चुनेंगे। एकदम सही। इसीलिए सुशासन या गुड गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी पर इतना जोर दिया जाता है। जब नागरिक आवाज उठाते हैं तो वे सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। भारत में इसके उदाहरण हैं। बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे जनहित याचिका यानी PIL या राजस्थान का जन सुनवाई या कार्यक्रम। ये सब नागरिकों की आवाज को ताकत देने वाले औजार हैं। तो एक नैतिक फ्रेमवर्क से बात शुरू हुई और हम व्यक्तिगत दुविधा, मार्गदर्शन के स्रोतों से होते हुए पूरे सिस्टम की जवाबदेही तक पहुंच गए। ये साफ है कि लोक नैतिकता कोई सीधी सादी नियमों की किताब नहीं है। नहीं है। ये तो एक जटिल जाल है जिसमें सिद्धांत, दबाव, व्यक्तिगत मूल्य और व्यावहारिक नतीजे सब आपस में उलझे हुए हैं। यही इसका सार है। ये सिद्धांतों, अपनी अंतरात्मा और लोकहित के प्रति अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल करके उन धुंधले रास्तों पर चलने के बारे में है जहां कोई सीधा जवाब नहीं होता है। ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक असरदार और नैतिक प्रशासन की यही नींव है। और जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर भी बात हुई है, जहां मामले और भी पेचीदा हो जाते हैं। वहां यथार्थवाद यानी रियलिज्म नाम का एक नजरिया है जो मानता है कि देशों के बीच के संबंधों में सिर्फ शक्ति यानी पावर ही मायने रखती है, नैतिकता या कानून नहीं। हाँ, ये एक बहुत प्रभावशाली थ्योरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नजरिया उन कामों को सही ठहरा सकता है जिन्हें हम अपने देश में पूरी तरह से अनैतिक मानेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो एक वैश्विक मंच पर हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है। इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए आज हम शासन में शुचिता यानी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जी। सुनने में ये शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, जैसे किसी सिविल सर्विस की परीक्षा का कोई टॉपिक हो। देखिए, ये टॉपिक सुनने में बड़ा एकेडमिक लगता है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, लेकिन असल में इसका सीधा कनेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ से है। कैसे? सड़क पर गड्ढे क्यों हैं? सरकारी दफ्तर में काम क्यों अटका है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इन सब सवालों का जवाब कहीं न कहीं इसी एक शब्द शुचिता में छिपे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी की गहराई में जाते हैं। वो बताते हैं कि अच्छे शासन का मतलब सिर्फ असरदार या एफिशिएंट होना नहीं है, बल्कि नैतिक होना भी है। सही कहा। ये सरकार और जनता के बीच भरोसे की नींव है। और ये भरोसा ही है जो एक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जब ये विश्वास टूटता है तो पूरा ढांचा चरमराने लगता है। बिल्कुल। और बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, बात निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही की भी है।
तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये विषय क्यों मायने रखता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इससे जुड़ा है कि जनता का पैसा कैसे खर्च होता है, हमें सरकारी सेवाएं कैसे मिलती हैं, और क्या सिस्टम में बैठे लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं या अपने। हाँ, और ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए समझना जरूरी है जो एक बेहतर व्यवस्था चाहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी शब्द से, शुचिता या प्रोबिटी। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार न करना है? ये उससे कहीं ज्यादा है। भ्रष्टाचार न करना तो इसका एक नतीजा है, बुनियाद नहीं। हमारे सूत्रों के मुताबिक शुचिता का मतलब है पूरी तरह से ईमानदार होना और मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना। अच्छा। इसमें सत्यनिष्ठा, खरापन, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे मूल्य शामिल हैं। ये सिर्फ कानून के नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, ये उससे एक कदम आगे जाकर नैतिक रूप से सही काम करने के बारे में है। मतलब ये एक बहुत ऊंचा मायार है। ये विचार आते कहाँ से हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई नई सोच है। बिल्कुल नहीं, ये सोच तो हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें भारतीय और पश्चिमी दोनों विचारधाराओं में बहुत गहरी हैं। अच्छा। भारत में देखें तो रामायण, महाभारत से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक हर जगह राजधर्म और शासक के नैतिक कर्तव्यों पर बहुत जोर दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात तो हजारों साल पुरानी है। क्या उसके सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? आश्चर्यजनक रूप से हाँ। एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये है कि कौटिल्य ने राज्य के धन के गबन या एम्बेजलमेंट के 40 तरीके बताए थे। 40 तरीके? हाँ। आज के जमाने में भ्रष्टाचार के तरीके शायद बदल गए हों, टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन जो मूल मंशा है यानी जनता के पैसे का दुरुपयोग, वो वही है। ये दिखाता है कि ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जिससे निपटने के लिए हमेशा मजबूत व्यवस्था की जरूरत रही है। बिल्कुल। और पश्चिमी दर्शन का इस पे क्या कहना है? वहां भी 3 बड़े विचार हैं जो शासन की नीति को आकार देते हैं। इसे ऐसे समझिए। एक कहता है अच्छा इंसान बनो, यानी अपने अंदर न्याय, साहस और उदारता जैसे गुण विकसित करो। ये अरस्तु का दर्शन है। ठीक है, बी अ गुड पर्सन। दूसरा कहता है सही काम करो चाहे नतीजा कुछ भी हो, मतलब आपका कर्तव्य ही सबसे ऊपर है। ये इमैनुअल कांट का सिद्धांत है। और तीसरा कहता है ऐसा काम करो जिससे ज्यादा लोगों का भला हो, जिसे उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। हाँ, है ना? जी। आज के शासन में ये तीनों विचार कहीं ना कहीं टकराते भी हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन इस तीसरे वाले में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसमें तो एक खतरा भी है। क्या अधिकतम लोगों के सुख के लिए कुछ लोगों या अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा सकता है? शासन में ये दुविधा तो रोज आती होगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर शुचिता का असली टेस्ट होता है। एक नैतिक शासन इन तीनों सिद्धांतों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ बहुमत के फायदे को नहीं देखता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि कर्तव्य का पालन हो और किसी के साथ अन्याय न हो। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, रक्षकों की रक्षा क्यों की जानी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, रक्षक की रक्षा कौन करेगा? Who will guard the guardians? हाँ, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। ये एक बुनियादी चुनौती है। लोक प्रशासक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जनता के विश्वास के रक्षक हैं, लेकिन उन्हें उनके अपने लालच, स्वार्थ या बाहरी दबाव से बचाने की जरूरत है। तो उन्हें कौन बचाएगा? स्रोत बताते हैं कि ये संरक्षण सिर्फ अंदरूनी नियमों से नहीं हो सकता। इसके लिए न्यायपालिका, विधायिका, एक आजाद मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण जागरूक नागरिक समाज जैसे बाहरी संस्थानों की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा सिस्टम। बिल्कुल। ये सब मिलकर जवाबदेही का एक ऐसा जाल बनाते हैं जो रक्षकों को भटकने से रोकता है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बातें और बड़े बड़े सिद्धांत, लेकिन आज के जमाने में एक सरकारी अधिकारी की डेस्क पर इन सिद्धांतों का क्या मतलब है? यहीं पर आचार संहिता या कोड ऑफ एथिक्स और आचरण संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट जैसी चीजें तस्वीर में आती हैं, जी, है ना? जी। और ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा और काम का फर्क है। क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, आचार संहिता आपका गूगल मैप्स है, जो आपको मंजिल दिखाता है, ईमानदारी और लोक सेवा की तरफ जाना है। यह आपको व्यापक नैतिक सिद्धांत देता है, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही। ये क्यों का जवाब देता है। अच्छा, ये वाई है। और आचरण संहिता? आचरण संहिता आपको इस रास्ते पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम बताती है।
ये कैसे काम करना है ये बताती है। रेड लाइट पर रुकना है, सीट बेल्ट पहननी है, ये क्या करें और क्या ना करें की एक लिस्ट होती है। डूज एंड डोंट्स। हाँ, जैसे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 जो बताता है कि कोई सरकारी कर्मचारी उपहार ले सकता है या नहीं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा कैसे देगा वगैरह। ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया। तो आचार संहिता दिशा है और आचरण संहिता उस पर चलने के नियम। बिल्कुल। तो ये कोड्स और नियम तो सरकार के अंदरूनी तंत्र को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन बाहर बैठी जनता को कैसे भरोसा होगा कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? यहीं पर पारदर्शिता का रोल सबसे बड़ा हो जाता होगा। सबसे बड़ा। पारदर्शिता सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है, ये एक नैतिक जरूरत है। जानकारी का अभाव ही अविश्वास और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आया है वो ये है कि पारदर्शिता की कमी से शासन धीमा, अक्षम और भ्रष्ट होता है। इसी को बदलने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून आया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था। ये क्रांतिकारी कदम था जिसने शासन को गोपनीयता के पर्दे से निकालकर जनता के सामने ला खड़ा किया। इसने आम नागरिक को सवाल पूछने की ताकत दी। और जिक्र है नागरिक चार्टर या सिटीजन्स चार्टर का। ये जनता से एक वादे जैसा लगता है। हाँ है तो। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई काम करते हैं? मैंने तो ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में इन्हें बस दीवार पर लगे एक पोस्टर के तौर पर ही देखा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नागरिक चार्टर का असली मकसद सिर्फ एक दस्तावेज बनाना नहीं था, बल्कि सोच में बदलाव लाना था। सोच में बदलाव? हाँ, इसका मूल विचार ये है कि प्रशासन का ध्यान खुद पर से हटकर नागरिक पर केंद्रित हो। नागरिक एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सिस्टम के केंद्र में है। इस चार्टर में लिखा होता है कि कौन सी सेवा कितने समय में मिलेगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिकायत कहाँ करनी है। पर जैसा मैंने कहा, ये होता तो है नहीं अक्सर। हाँ, क्योंकि इसे सिर्फ कागज पर उतार देने से यह असरदार नहीं होता। इसे लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना सबसे जरूरी है। जब तक चार्टर का उल्लंघन करने पर कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तब तक ये एक पोस्टर ही बना रहेगा। तो ये सभी उपकरण, कोड, RTI, चार्टर मिलकर एक नैतिक ढांचा बनाते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये ढांचा हमेशा काम नहीं करता। और तब हम सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, भ्रष्टाचार। हमारे सूत्र इस पर काफी गहराई से बात करते हैं। जी, और ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इन प्रकारों को समझना जरूरी है क्योंकि दोनों से निपटने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा। पहला है जबरन भ्रष्टाचार, कोर्सिव करप्शन। इसमें नागरिक बेचारा एक पीड़ित होता है, उसे उस सेवा के लिए रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता है जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार है। जैसे पासपोर्ट बनवाने या बिजली का कनेक्शन लेने के लिए। बिल्कुल। जानबूझकर देरी करना और फिर पैसे मांगना, ये निचले स्तर पर ज्यादा दिखाई देता है। और दूसरा है सांठ-गांठ वाला भ्रष्टाचार, कलूसिव करप्शन। ये ज्यादा खतरनाक और बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा खतरनाक हुआ है ना, जिसमें दोनों पार्टियों को फायदा हो रहा है। हाँ, इसमें रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों की मिलीभगत होती है। दोनों को फायदा होता है, लेकिन समाज और देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे किसी बड़ी कंपनी को पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर ठेका देना या घटिया सड़क बनाने की बिल पास कर देना। एक दिलचस्प अवलोकन ये है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण कम होता है, जबरन भ्रष्टाचार घट सकता है, लेकिन सांठ-गांठ वाला भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा रहता है। यहाँ एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आती है कि आम लोग अक्सर भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर निराश हो जाते हैं। एक तरह का सिनिज्म आ जाता है कि कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, ये तो सिस्टम का हिस्सा है। और इस जानकारी के मुताबिक इस निराशा से निपटने के दो अधूरे नजरिए अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या है वो? पहला है सिर्फ मूल्यों पर जोर देना, ये मानना कि समाज में नैतिक पतन हो गया है और जब तक लोगों के मूल्य ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से हार मान लेने जैसा है। और दूसरा नजरिया सिर्फ व्यवस्था पर विश्वास करना है। ये मानता है कि ज्यादातर लोग तो अच्छे और ईमानदार ही हैं, बस सिस्टम को कुछ सड़ी हुई मछलियों को पहचान कर उन्हें सजा देने की जरूरत है। लेकिन सच शायद बीच में कहीं है। बिल्कुल, सच इन दोनों के बीच में है। मूल्य बहुत जरूरी हैं, लेकिन उन्हें मजबूत संस्थानों और सख्त नियमों का सहारा चाहिए, और मजबूत संस्थान बिना नैतिक मूल्यों वाले लोगों के ठीक से काम नहीं कर सकते।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर मूल्य और व्यवस्था दोनों जरूरी हैं, तो हमारी व्यवस्था में वो कौन से हथियार हैं जिनसे भ्रष्टाचार से लड़ा जाता है? कानूनी तौर पर हम कितने मजबूत हैं? हमारे पास एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा है, कम से कम कागज पर तो है ही। कानूनों की बात करें तो आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेन देन एक्ट और पीएमएलए जैसे कई सख्त कानून हैं। और इन कानूनों को लागू करने वाली संस्थाएं, सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल, ये नाम हम सुनते रहते हैं, लेकिन अक्सर इन पर पिंजरे का तोता होने के आरोप भी लगते हैं। हाँ, और यहीं पर असली चुनौती है। तो सिर्फ संस्थाएं बना देना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। संस्थागत स्तर पर हमारे पास केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी है, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं और लोकपाल और लोकायुक्त का एक ओम्बुड्समैन सिस्टम भी है। लेकिन जैसा आपने कहा, इन संस्थाओं की स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी ही इनकी प्रभावशीलता की कुंजी है। कानून बनाना पहला कदम है, लेकिन उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाकर निष्पक्ष रूप से काम करने देना असली लड़ाई है। और यहीं पर सिस्टम अक्सर कमजोर पड़ जाता है। जी चलिए अब इस पूरी बातचीत को 30,000 फीट की ऊंचाई से उतारकर एक सरकारी दफ्तर की एक डेस्क पर लाते हैं। ठीक है। हमारे पास एक केस स्टडी है जो इस सारे सिद्धांत को बहुत वास्तविक बना देती है। एक नई सरकारी कर्मचारी हैं श्रीमती एक्स। उन्हें पता चलता है कि उनके विभाग में फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है और भर्तियों में खुलेआम भाई भतीजावाद चल रहा है। मतलब मौजूदा कर्मचारियों के दोस्त और रिश्तेदार परीक्षाओं में नकल कर रहे हैं। हाँ, जब वो ये बात अपने बॉस को बताती हैं तो बॉस उन्हें चुप रहने और सिस्टम के साथ चलने की सलाह देता है। ये क्लासिक नैतिक दुविधा है। एक तरफ उनका पेशेवर कर्तव्य, उनकी सत्यनिष्ठा, दूसरी तरफ उनकी नौकरी की जरूरत, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की देखभाल भी करनी है। ये पेशेवर नैतिकता बनाम व्यक्तिगत मजबूरी का सीधा टकराव है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां सही और गलत के बीच का रास्ता धुंधला लगने लगता है। जो जानकारी हमारे पास है वो उनके लिए 4 विकल्प बताती है। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला विकल्प, नौकरी छोड़ देना। ये सुनने में एक सुरक्षित रास्ता लगता है ना? हाँ, ये एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन ये समस्या से भागना है, उसका सामना करना नहीं। इससे तो भ्रष्ट लोगों का हौसला और बढ़ेगा। बिल्कुल। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली नौकरी में उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे नजरअंदाज करना है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प क्या है? सिस्टम के अनुकूल हो जाना। जैसा बॉस ने कहा, जो हो रहा है उसे होने दो। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम वाली सोच। हाँ, ये विकल्प लंबे समय में उनके संगठन और समाज तीनों के लिए विनाशकारी होगा। अपनी नैतिकता से समझौता करके वे अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देंगी, संगठन की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और समाज का समान अवसर जैसे संवैधानिक मूल्यों से विश्वास उठ जाएगा। तो ये भी सही रास्ता नहीं है। तीसरा विकल्प थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। जानकारी प्रेस को लीक कर देना, एक विसल ब्लोअर बन जाना। इससे तात्कालिक रूप से शायद समस्या हल हो जाए और भ्रष्टाचार उजागर भी हो जाए, लेकिन इसके भी अपने नकारात्मक पहलू हैं। क्या? ये पेशेवर गोपनीयता और संगठन के प्रति वफादारी के नियमों का उल्लंघन है। इससे भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास हमेशा के लिए कम हो सकता है। इसे अक्सर अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाता है जब अंदर के सारे रास्ते बंद हो चुके हों। तो फिर चौथा और अंतिम विकल्प क्या बचता है? चौथा विकल्प है सिस्टम को भीतर से बदलने की कोशिश करना, और हमारे सूत्र इसे ही सबसे उपयुक्त रास्ता बताते हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम में रहकर लड़ना? जी, इसका मतलब है कि श्रीमती एक्स को हार मानने या भागने के बजाय उन कानूनी और संस्थागत तंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बनाए गए हैं। वो आरटीआई दाखिल करके जानकारी मांग सकती हैं, सबूत इकट्ठा कर सकती हैं, विभाग के इंटरनल विजिलेंस सेल से शिकायत कर सकती हैं। और अगर वहां सुनवाई न हो तो सीवीसी या सीबीआई जैसी उच्च एजेंसियों से संपर्क कर सकती हैं। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग भी कर सकती हैं। लेकिन ये रास्ता तो सबसे मुश्किल, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक भी है। बिल्कुल, ये सबसे कठिन रास्ता है। इसमें समय लगेगा, दबाव आएगा, शायद उनका करियर भी दांव पर लग जाए, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो वास्तविक और स्थायी बदलाव ला सकता है। ये दिखाता है कि आप सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे सुधारना चाहते हैं, उसे नष्ट करना नहीं। सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक नैतिक ढांचे के बड़े बड़े दार्शनिक विचारों से शुरुआत की और एक कर्मचारी की बहुत ही निजी मुश्किल पसंद पर आकर रुके। इससे यही पता चलता है कि शासन में शुचिता सिर्फ बड़े कानूनों और आयोगों के बारे में नहीं है।
ये एक संगठन के कल्चर और उन व्यक्तिगत नैतिक विकल्पों के बारे में है जो लोग हर दिन हर पल चुनते हैं। श्रीमती एक्स का निर्णय सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये पूरे सिस्टम के स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ढांचा उतना ही मजबूत होता है जितने उसे बनाए रखने वाले लोग। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा। जी। हमारी जानकारी में पार्किंसंस लॉ का जिक्र है, जो व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय होता है, और खर्च उतना ही बढ़ जाता है जितनी आय होती है। एक दिलचस्प अवलोकन। जब हम नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए इन सभी जटिल प्रणालियों, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये संभव है कि नौकरशाही में कुछ अक्षमता और जटिलता सिर्फ एक खामी नहीं, बल्कि एक विशेषता है? मतलब अ फीचर, नॉट अ बग। हाँ, एक ऐसा फीचर जो जानबूझकर बनाया गया है ताकि अनैतिक व्यवहार को छिपाने में मदद मिले, जवाबदेही को टाला जा सके और यथास्थिति बनी रहे। सोचने वाली बात है। द डिबेट में आपका स्वागत है। लोक सेवकों की दुनिया अक्सर नैतिक दुविधाओं से भरी होती है। ये दुविधाएं सबसे ज्यादा तब उभर कर सामने आती हैं जब उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, जब किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज में शांति में सीधा टकराव हो, तो एक प्रशासक को किस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या उसे हर हाल में संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, या फिर ज्यादातर लोगों के हित और व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना चाहिए? इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि प्रशासक का सबसे पहला और आखिरी कर्तव्य संविधान और उसके दिए अधिकारों को बनाए रखना है। और मैं इस विचार को एक अलग नजरिए से देखूंगा। मेरा मानना है कि एक प्रशासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज में अमन, चैन और स्थिरता कायम रखना है, भले ही इसके लिए कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ वाजिब पाबंदियां लगानी पड़ें। क्योंकि आप सोचिए, बिना समाज के अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसी एथिकल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना है कि एक लोक सेवक के लिए संविधान ही सबसे बड़ा अंतिम नैतिक दिशा निर्देश है। उसका बुनियादी काम कानून का राज कायम करना और हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना है। खास तौर पर अनुच्छेद 21 जो जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 जो बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, इनसे तो किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आप उस अंतर्जातीय शादी के मामले को देखिए, जहां एक दलित लड़के और एक उच्च जाति की लड़की को अपने ही समाज से धमकियां मिल रही हैं। यहां प्रशासक का फर्ज समाज के दबाव में झुकना नहीं, बल्कि उस जोड़े के अपनी मर्जी से शादी करने और सुरक्षित जीने के अधिकार को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जीने के अधिकार का एक अहम हिस्सा माना है। अगर हम यहाँ अधिकारों को छोड़ देंगे तो ये तो सीधे सीधे अन्याय को बढ़ावा देना हुआ। मैं आपकी बात की इज्जत करता हूं, पर जमीनी हकीकत वो अक्सर कुछ और ही कहती है। एक प्रशासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस समाज की शांति और स्थिरता की रक्षा करना है जिसकी वो सेवा कर रहा है। मौलिक अधिकार बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो असीमित नहीं है। हमारा संविधान खुद अनुच्छेद 19(2) के तहत कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आप जैसे आजमगढ़ जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में एक राजनीतिक रैली की इजाजत देने वाली दुविधा को देखिए। अगर किसी नेता या पार्टी का इतिहास आप जानते हैं भड़काऊ भाषण देने का रहा है और उस इलाके में हाल ही में दंगे हुए हों, तो रैली की इजाजत ना देना ही समझदारी है। यहां पर हमें उपयोगितावादी सिद्धांत को देखना होगा, यानी सीधी सी बात है, वो फैसला सही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और एक बड़े नुकसान को टाला जा सके। एक रैली की इजाजत देकर पूरे शहर को दंगों की आग में झोंकना कहाँ की समझदारी है? आप जिस उपयोगितावादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक ढलान भी है। अगर प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़े के अधिकारों को नजरअंदाज कर देता है, तो ये सीधे सीधे जाति आधारित भेदभाव और खाप पंचायतों जैसी गैर संवैधानिक ताकतों को मजबूती देता है। ये उस बराबरी और आज़ादी के संवैधानिक वादे के खिलाफ है जिसकी प्रशासक ने शपथ ली है।
आप ही बताइए, हम एक इंसाफ पसंद समाज कैसे बना सकते हैं अगर हमारी सरकार ही सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम हो जाए? यह एक मजबूत दलील है, लेकिन क्या आपने इस पर सोचा है कि उन अधिकारों की रक्षा करते हुए हम उस बड़ी हिंसा की आशंका को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? स्रोत सामग्री में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला है, जहां ऐसे ही एक अंतरजातीय विवाह के बाद 3 दलित बस्तियों को आग लगा दी गई थी। अब आप उस प्रशासक की जगह खुद को रखकर सोचिए। उसका कर्तव्य सिर्फ एक जोड़े के अधिकार को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा से बचाना भी है। अधिकारों को समाज की असलियत के चश्मे से देखना पड़ता है। क्या एक जोड़े का अधिकार सैकड़ों लोगों की जिंदगी और सुरक्षा से ज्यादा कीमती है? तो आप कह रहे हैं कि धर्मपुरी में प्रशासक को उस जोड़े से कहना चाहिए था कि आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमें दंगे का डर है। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? क्या सरकार का काम ये नहीं है कि वो ऐसी सुरक्षा मुहैया कराए जिससे लोग बिना डरे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें? अगर सरकार भीड़ के आगे झुक जाएगी तो ये तो सीधे सीधे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। ये तो भीड़ तंत्र को बढ़ावा देना हुआ, लोकतंत्र को नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें शादी करने से रोक दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि प्रशासक को स्थिति का आकलन करना होगा। शायद उस जोड़े को कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित जगह पर भेजना पड़े, या दोनों समुदायों के नेताओं से बातचीत करके माहौल को शांत करना पड़े। तुरंत अधिकार लागू करवाने की जिद में अगर 100 घर जल जाते हैं तो ये कोई नैतिक जीत नहीं होगी, है ना? प्रशासक को आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी होना पड़ता है। उसकी पहली प्राथमिकता इंसानी जिंदगियों को बचाना है। आप जिसे यथार्थवाद कह रहे हैं वो मुझे पब्लिक इंटरेस्ट की एक बहुत ही छोटी सोच वाली, मतलब अदूरदर्शी व्याख्या लगती है। आप कुछ देर की शांति के लिए लंबे समय के इंसाफ का सौदा कर रही हैं। आपकी यही दलील मुझे टोल बूथों के खिलाफ हुए हिंसक विरोध वाले मामले की याद दिलाती है। वहां भी तो यही दुविधा थी, कानून सख्ती से लागू करें या भीड़ के गुस्से को शांत होने दें। पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, उस मामले पर बात करते हैं। वहां जनता का गुस्सा प्रदर्शनकारियों के साथ था और एक राजनीतिक दल उन्हें हवा दे रहा था। अगर पुलिस कमिश्नर एसीपी सख्ती दिखाता तो अशांति और बढ़ सकती थी, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ जाती। कभी कभी एक प्रशासक को रणनीतिक रूप से सोचना पड़ता है। क्या सीधे टकराव में जाने से बेहतर ये नहीं है कि कुछ समय के लिए पीछे हटकर बातचीत से हल निकाला जाए? यहां पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कम से कम नुकसान हो ये पक्का करना। आप जिसे रणनीतिक रूप से पीछे हटना कह रहे हैं वो असल में अराजकता के सामने घुटने टेकना है। कानून तोड़ने वालों और सरकारी संपत्ति को जलाने वालों पर कार्रवाई न करके आप एक बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप हिंसक हो जाएंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी। ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव को ही खोखला कर देता है। टोल मॉडल के लंबे समय में फायदे हैं, बेहतर सड़कें, कम हादसे और आर्थिक तरक्की। कानून का राज बनाए रखना ही असली और टिकाऊ पब्लिक इंटरेस्ट है, न कि एक हिंसक भीड़ की मांगों को मान लेना। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात सही लगती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। आप कानून को एक निर्वात में लागू नहीं कर सकते। अगर एक बड़े तबके में किसी नीति को लेकर भारी गुस्सा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासक का काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि टकराव को टालना और समाज में शांति बनाए रखना भी है। अगर सख्ती बरतने से शहर में दंगे फैल जाते, दुकानें जल जाती, तो क्या वो बेहतर स्थिति होती? कभी कभी समझदारी इसी में होती है कि आप तूफान को गुजर जाने दें और फिर समाधान खोजें। तो फिर एक प्रशासक की भूमिका क्या रह जाती है? क्या वो सिर्फ एक मैनेजर है जिसका काम किसी तरह शांति बनाए रखना है, या फिर वो संविधान का संरक्षक भी है? चलिए वापस राजनीतिक रैली वाले मामले पर आते हैं। आपकी दलील के हिसाब से तो डर के मारे हर उस रैली पर पाबंदी लगा देनी चाहिए जिससे थोड़ी भी गड़बड़ी की आशंका हो। नहीं, हर रैली पर नहीं, लेकिन जब आपके पास खुफिया जानकारी हो, जब नेता का पिछला रिकॉर्ड भड़काऊ हो और जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो, तब जोखिम लेना बेवकूफ़ी है। ये सैद्धांतिक बात नहीं है, ये हकीकत है। आजमगढ़ जैसे माहौल में प्रशासक को जोखिम का आकलन करना ही होगा। अगर नफरत भरे भाषण की जरा सी भी आशंका है जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो उस रैली को रोकना उसका नैतिक कर्तव्य है।
इस स्थिति में उसकी भूमिका एक मैनेजर की ही है, जिसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना है, न कि सिर्फ अधिकारों का एक किताबी पैरोकार बनना। एक गलत भाषण से लगी आग को बुझाना बाद में लगभग नामुमकिन हो सकता है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है, खासकर जब इंसानी जिंदगियां दांव पर हों। लेकिन ये तो शक के आधार पर किसी के बोलने की आजादी पर पहले से ही रोक लगाना हुआ। ये तो थॉट पुलिस वाली मानसिकता है। आप रेखा कहाँ खींचेंगे? कल को सरकार हर उस रैली को बैन करने लगेगी जो उसकी आलोचना करती हो, ये कहकर कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। बोलने की आजादी पर पूरी तरह पाबंदी लगाना आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। प्रशासक को इसे नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए। वो आयोजकों से उनके भाषण की एक कॉपी मांग सकता है, पूरी रैली की वीडियोग्राफी का आदेश दे सकता है, या शांति भंग को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा सकता है। प्रशासक का काम अधिकारों और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है, न कि डर के कारण अधिकारों को पूरी तरह खत्म कर देना। हाँ, आपकी बात में दम है, पर इसमें एक पेंच है। ये सब उपाय तब काम करते हैं जब सामने वाला भी कानून का पालन करना चाहता हो। पर जो नेता दंगा भड़काने के इरादे से ही आया हो, वो आपको भाषण की सही कॉपी क्यों देगा? वो मंच पर कुछ और बोलेगा। जब तक आपकी वीडियोग्राफी टीम कुछ समझ पाएगी, तब तक तो भीड़ बेकाबू हो चुकी होगी। धारा 144 भी एक सीमा तक ही काम करती है। एक प्रशासक को कागजी उपायों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और संभावित नतीजों पर ध्यान देना होता है। क्या कुछ मिनटों के भाषण के अधिकार के लिए पूरे शहर की शांति को दांव पर लगाना सही है? ये संतुलन बनाने की बात नहीं है, ये एक बड़ी तबाही को रोकने की बात है। आखिर में मेरा यही मानना है कि एक प्रशासक की पहली वफादारी हमेशा संविधान में दिए गए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इन अधिकारों को कमजोर करना असल में हमारे इंसाफ और लोकतंत्र की नींव को ही खोखला करता है। ये एक फिसलन भरी ढलान है, जहां आज एक रैली रोकी जाती है, कल एक शादी को गलत ठहराया जाता है और परसों किसी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। एक मजबूत और टिकाऊ सार्वजनिक व्यवस्था तभी बनती है जब हर नागरिक के अधिकारों की गारंटी हो। और मेरा तर्क ये है कि एक प्रशासक को किताबी नहीं बल्कि व्यावहारिक होना चाहिए। उसे बड़े समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अधिकार हवा में नहीं होते, वे एक समाज के भीतर ही मौजूद होते हैं। और जब समाज की शांति और सुरक्षा ही दांव पर लग जाए, तो उन पर वाजिब पाबंदी लगाना न सिर्फ जरूरी है बल्कि नैतिक भी है। अधिकारों के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी, लेकिन समाज के बिना अधिकार बेमानी हो जाते हैं। असली चुनौती इन दोनों के बीच सही रास्ता खोजने की है। ये तो साफ है कि इन नैतिक दुविधाओं का कोई आसान या एक जवाब नहीं है। एक लोक सेवक को कानून के उसूलों, व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक शांति की ज़मीनी हकीकत के बीच हर रोज़ एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। बिल्कुल, ये चर्चा दिखाती है कि ये फैसले कितने पेचीदा हैं और स्रोत सामग्री में इन पर और गहराई से सोचने की ज़रूरत है। सही और गलत के बीच चुनना आसान होता है, लेकिन जब दो सही चीज़ों के बीच चुनना पड़े तो वही एक प्रशासक की असली परीक्षा होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।